जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल एसएससी प्रिंट एकेडमी में। तो एसएससी और रेलवे के भर्ती परीक्षा आने की जो साइंस का फाउंडेशन बैच का आज क्या है दोस्तों, दूसरा चैप्टर होगा। ये क्या होगा, दूसरा चैप्टर या सेकेंड यूनिट, जिसमें हम सदिश और अदिश राशि के बारे में जानेंगे कि कौन से सदिश होते हैं, कौन से अदिश होते हैं। और सदिश और अदिश का दोस्तों हम लोग डिटेल से इसके बारे में जानेंगे क्या होता है, क्योंकि ये हमारा जो है दोस्तों साइंस का फाउंडेशन बैच है, जिसमें डिटेल से हम साइंस को लेकर के चल रहे हैं। तो अगर दोस्तों आप हमारे इस चैनल में पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ दोस्तों शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या जानेंगे दोस्तों, सदिश। सदिश यानी कि वेक्टर क्या होता है। सदिश यानी कि वेक्टर क्या होता है। तो वह भौतिक राशि जिसमें दिशा और परिमाण दोनों हो, सदिश राशि कहलाती है। सदिश राशि कहलाती है। अब देखिए दोस्तों, सदिश राशि क्या होता है ये तो लिख दिया, लेकिन सदिश राशि जो कहने का क्या होता है दोस्तों, ये समझिए। जैसे कि दिशा और परिमाण। दिशा का क्या मतलब दोस्तों, डायरेक्शन। कोई भी वस्तु का क्या हो, एक डायरेक्शन हो, फिक्स क्या हो, डायरेक्शन हो, निश्चित दिशा हो। दिशा और परिमाण, मैग्नीट्यूड यानी कि परिमाण। परिमाण मतलब कोई संख्यात्मक वैल्यू होना चाहिए। जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट अगर पूछा जाए कि ये यहां से ए से बी की ओर जा रहा है, तो ए की डायरेक्शन किधर है, ईस्ट साइड है। क्या है, पूरब साइड। जैसे कि जब डायरेक्शन की बात करते हैं तो ईस्ट, वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ। तो अगर ए इधर ए से पॉइंट ए से बी की ओर जा रहा है, तो इसका दिशा किधर है, इस तरफ है, और की पूरब तरफ है, पूरब साइड में। तो इसका डायरेक्शन है। तो अगर कोई व्यक्ति जा रहा है तो इसका दिशा इस तरफ है, डायरेक्शन क्या है, इस तरफ है। तो इसका गति भी कुछ होगा। इसका क्या होगा, गति भी होगा, यानी कि पहले स्पीड भी कुछ होगा। क्या होगा, स्पीड भी होगा। या तो ए से बी बिंदु जो है एक सीधी दिशा पर एक दूरी है। क्या है, दूरी है। तो वो क्या होगा, एक विस्थापन होगा। क्या होगा, विस्थापन होगा। तो विस्थापन जब एक सीधी दिशा में है तो विस्थापन का कुछ तो वैल्यू होगा। विस्थापन अगर ए से बी की बीच की दूरी की बात करें, तो जो दूरी होगा वो क्या कहलाएगा, विस्थापन कहलाएगा, क्योंकि इसका एक निश्चित डायरेक्शन है। इसका क्या है, निश्चित डायरेक्शन है। अब फोर्स की बात करते हैं दोस्तों, बल। बल भी क्या है, एक सदिश राशि है। जैसे कि बल किसी एक यहाँ पे कोई दीवार है, तो दीवार में हम यहाँ पे इधर से धक्का दे रहे हैं, तो किधर धक्का दे रहे हैं, दीवार की तरफ धक्का दे रहे हैं। किधर धक्का दे रहे हैं, दीवार की तरफ धक्का दे रहे हैं। तो बल भी क्या है, एक दोस्तों सदिश राशि है। अगर कोई वस्तु दोस्तों ऊपर से नीचे की ओर गिराया जाता है, तो उस वस्तु का जो भार होगा, उस वस्तु का जो भार होगा, वो भी क्या होगा, एक सदिश राशि होगा। सदिश क्यों होगा दोस्तों, क्योंकि भार है तो उसमें कुछ तो भार होगा, 10 न्यूटन, 20 न्यूटन, जो भी भार होगा। और उसकी डायरेक्शन की बात करें तो फिक्स डायरेक्शन, यानी कि नीचे की ओर उसका क्या है, फिक्स डायरेक्शन है, निश्चित दिशा है। तो वो क्या है, एक सदिश राशि हो जाएगा। तो वो भी क्या होगा, एक सदिश राशि हो जाएगा। तो सदिश राशि को समझ लिया दोस्तों। अब इसके एग्जाम्पल को भी हम लोगों ने देख लिया, तो इसका एग्जाम्पल को देखते हैं दोस्तों। इसका एग्जाम्पल भी देखते हैं। तो सदिश राशि में, इसमें दोस्तों याद करना नहीं है, चीजों को समझना है। साइंस क्या है दोस्तों, उसे याद नहीं करना है, बल्कि चीजों को समझना होता है साइंस में। तो जैसे कि विस्थापन का हमने बात किया, तो विस्थापन इसका एग्जाम्पल है। तो विस्थापन क्या है, एक सदिश राशि क्यों है, क्योंकि एक निश्चित दिशा की ओर जो होता है, तो वो क्या कहलाता है, विस्थापन कहलाता है। और विस्थापन से ही क्या बनता है दोस्तों, वेग। विस्थापन बटा समय। तो वेग भी एक क्या है दोस्तों, सदिश राशि है, क्योंकि वेग भी होगा, जब सीधी डायरेक्शन में होगा तब काम करेगा, यानी तब ये क्या कहलाएगा, वेग कहलाएगा। तो वेग क्या होगा, सदिश राशि है। उसके अलावा दोस्तों विस्थापन से वेग, और विस्थापन बटा समय, वेग। वेग बटा समय की बात करें दोस्तों, तो वो क्या होगा, त्वरण। वो क्या होगा, त्वरण। तो त्वरण भी क्या है दोस्तों, एक सदिश राशि है। त्वरण क्या है, एक सदिश राशि है। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों, बल की हमने बात किया, फोर्स जो होता है, फोर्स, विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन क्या है, डिस्प्लेसमेंट।
और वेग मतलब क्या होता है दोस्तों, वेलोसिटी, वेलोसिटी। और त्वरण का मतलब क्या है, एक्सलरेशन, एक्सलरेशन। और बल क्या है दोस्तों, फोर्स। तो ये सारे के सारे क्या है दोस्तों, सदिश राशि है। क्या है, सदिश राशि है। इसके अलावा अगर हम आवेग की बात करें, आवेग, आवेग, आवेग भी क्या है दोस्तों, एक सदिश राशि है। आवेग भी क्या है, एक सदिश राशि है। क्या है, सदिश राशि। आवेग और संवेग दोस्तों दोनों सदिश राशि, क्योंकि ये दोनों एक निश्चित दिशा पर काम करता है। जैसे कि देखिए सुन, यहाँ पे याद रखिएगा, वेग हमारा क्या है, सदिश है, तो इसमें भी वेग आ गया, तो ये भी सदिश है। इसमें भी वेग आ गया, तो ये भी क्या है, एक सदिश राशि है। यानी कि विस्थापन को पहले समझिए, विस्थापन अगर सदिश है तो विस्थापन से जो भी चीज बनेगा वो क्या होगा, सदिश होगा। तो विस्थापन से वेग बनता है, वेग से त्वरण बनता है, और त्वरण से भी दोस्तों बल बनता है, जैसे कि फोर्स इक्वल टू ma। हाँ, लेकिन दोस्तों मास क्या है, एक अदिश राशि है। मास क्या है, एक अदिश राशि है। क्या है, अदिश राशि। लेकिन बल क्या है, एक सदिश राशि है। आवेग संवेग क्या है, ये सारे के सारे सदिश राशि हैं। इसके अलावा दोस्तों जो विद्युत का चुंबकीय क्षेत्र होता है, विद्युत का चुंबकीय क्षेत्र होता है, वो भी क्या होता है, एक सदिश राशि होता है। विद्युतीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, एक विद्युतीय क्षेत्र होता है दोस्तों, और एक चुंबकीय क्षेत्र। विद्युतीय क्षेत्र, विद्युतीय क्षेत्र भी क्या है, एक सदिश राशि है। इसके अलावा एक चुंबकीय क्षेत्र भी होता है, वो भी क्या होता है दोस्तों, सदिश राशि होता है। चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र। देखिए दोस्तों, चुंबकीय क्षेत्र की अगर बात करें तो जिसका मैग्नेटिक फील्ड होता है वो, जैसे कि ये क्या है दोस्तों, चुंबक है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो हमेशा नॉर्थ से साउथ की ओर जाता है डायरेक्शन। जो मैग्नेटिक फील्ड निकलता है वो नॉर्थ से साउथ की ओर निकलता है डायरेक्शन। तो लेकिन अंदर जो होता है वो साउथ से नॉर्थ होता है। तो ये अंदर चुंबकीय क्षेत्र जो होता है ना, वो इसका डायरेक्शन माना जाता है। तो ये सारे के सारे क्या है दोस्तों, सदिश राशि है। क्या है, सदिश राशि। अब यहाँ पे दोस्तों एक लाइन लिखा हुआ है कि यह साधारण बीजगणितीय के नियमों का पालन नहीं करता है। बीजगणितीय गणितीय नियमों का पालन नहीं करता। यानी कि देखिए दोस्तों, अगर वेक्टर में जैसे देखिए, कोई वेक्टर ये इधर है और कोई वेक्टर इधर है। एक सेकंड दोस्तों, यहाँ पे देखते हैं। जैसे कि देखिए दोस्तों, एक कोई वेक्टर 5 न्यूटन का इधर है, और एक और वेक्टर क्या है, 5 यानी कि 6 न्यूटन का इधर है। तो इसका इसका अगर दोनों को खींचा जा रहा है दोस्तों, दोनों को एक एक लगातार फोर्स से खींचा जा रहा है, तो इसमें टोटल बल कितना लग रहा है, टोटल बल इसमें कितना लग रहा है, तो 6 + 5 बराबर कितना हो गया, 11। 6 × 5 कितना हो गया, 11 न्यूटन का। लेकिन दोस्तों ये क्या कहलाता है, सिंपल एल्जेब्रिक या बीजगणितीय योग कहलाता है। लेकिन वेक्टर में दोस्तों 6 और 5 11 नहीं होता है। डायरेक्ट इसको हम वेक्टर में सदिश राशि को डायरेक्ट नहीं जोड़ा जाता है, डायरेक्ट इस प्रकार से, यानी कि बीजगणितीय सम नहीं होगा इसमें। तो ये 6 5 11 नहीं होगा। तो इसमें दोस्तों हम लोग आगे देखेंगे। तो इसमें ये क्या कहने का चाह रहा है कि बीजगणितीय योग वेक्टर में नहीं होता, यानी कि डायरेक्ट हम उसमें नहीं जोड़ सकते हैं। जैसे 3 और 4, 3 और 4 7 होते हैं, लेकिन इसको हम 3 और 4 साथ डायरेक्ट नहीं जोड़ सकते हैं, सीधे नहीं जोड़ सकते हैं। आगे देखिए दोस्तों, अगला क्या है, अदिश राशि। वैसी भौतिक राशियां, वैसी भौतिक राशि जिसमें केवल परिमाण हो, दिशा नहीं हो, अदिश राशि कहलाता है। जैसे कि देखिए दोस्तों, अब अदिश इसमें क्या बोला कि दिशा नहीं हो, परिमाण यानी कि मैग्नीट्यूड हो। मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ये परिमाण कहने का मतलब है दोस्तों संख्यात्मक वैल्यू। संख्यात्मक वैल्यू 5 10 7 8 9 10 15 20, कुछ भी संख्यात्मक वैल्यू। और दिशा मतलब तो जानता है दोस्तों, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो इसमें केवल परिमाण हो, दिशा नहीं हो। क्या हो, दिशा नहीं हो। तो देखिए दोस्तों, अगर हम इसकी बात करें, अगर हम दुकान जाते हैं और दुकानदार से कहते हैं कि 5 केजी आटा दे दो, 5 केजी आटा दे दो, तो क्या दुकानदार को हम दिशा के साथ देते हैं क्या, कि पूरब की ओर 5 केजी या पश्चिम की ओर 5 केजी? नहीं। तो जो 5 केजी अगर हम कोई द्रव्यमान की बात करें, द्रव्यमान, द्रव्यमान की बात करें, तो ये क्या है, 5 क्या है, एक संख्यात्मक वैल्यू वैल्यू है। और ये क्या है, इसका यूनिट है 5 केजी।
तो द्रव्यमान जो क्या है दोस्तों, वो क्या है, एक अदिश राशि है, क्योंकि द्रव्यमान का कोई दिशा नहीं होता है। द्रव्यमान का क्या होता है, कोई दिशा या डायरेक्शन नहीं होता है। अगर हम डिस्टेंस की बात करें दोस्तों, कोई ए से यहाँ पे कोई बिंदु ए है और ये बिंदु बी है, तो ए से बी तक गया, लेकिन इसका ये अलग अलग ये कर्व पाथ में होके जा रहा है, तो ये क्या है, एक दूरी है। तो दूरी का क्या है, इसका एक निश्चित डायरेक्शन है क्या, कभी इसका डायरेक्शन यहाँ पर है, फिर इसका डायरेक्शन अभी इधर नीचे आ गया, फिर इसका डायरेक्शन इधर है, फिर इसका डायरेक्शन इधर है, यानी कि डायरेक्शन जो है पल पल में दूरी का बदल रहा है। डायरेक्शन क्या है, बदल रहा है, यानी कि निश्चित दिशा इसका नहीं है। तो जब निश्चित दिशा नहीं है तो दूरी भी क्या है, एक अदिश राशि है। जैसे कि 5 किलोमीटर बोल दिया गया है, 5 किलोमीटर, तो दूरी क्या है, अदिश राशि है, यानी कि स्केलर क्वांटिटी है। क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। अब देखिए दोस्तों, अगर इसका और हम बात करें, तो अब इसका एग्जांपल की बात करें दोस्तों, एग्जाम्पल क्या क्या होता है दोस्तों, ये देखिएगा। तो हमने इसका एग्जाम्पल पहले क्या बात किया दोस्तों, द्रव्यमान। द्रव्यमान, द्रव्यमान, द्रव्यमान कहने का मतलब क्या दोस्तों, मास। द्रव्यमान मतलब क्या, मास। अगला हमारा दोस्तों दूरी, दूरी, और दूरी से बना क्या है दोस्तों, चाल। दूरी से बना क्या है, चाल। तो देखिए, विस्थापन और वेग क्या है, सदिश राशि है, लेकिन दूरी और चाल क्या है, अदिश राशि है। क्या है, अदिश राशि है। इसके अलावा दोस्तों समय, समय अगर कोई पूछता है समय कि कितना समय हुआ है, तो पूर्व दिशा की ओर 5 मिनट, 5:10, या पश्चिम दिशा की ओर 10:15, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो इसका समय का कोई दिशा नहीं होता है, लेकिन हाँ होता है, जैसे कि 5 बज गया तो 5 बज गया 5 मिनट, 5:05 तो ये समय है। ये क्या है, समय का मैग्नीट्यूड है, यानी कि परिमाण है। ये क्या है, परिमाण है। तो ये क्या कहलाता है, अदिश राशि। समय क्या है, एक अदिश राशि है। इसके अलावा दोस्तों मास के बाद आयतन, आयतन जो आयतन होता है, वॉल्यूम, दूरी, ये डिस्टेंस, स्पीड, टाइम, वॉल्यूम, ये क्या है दोस्तों, अदिश राशि है। ये क्या है, अदिश राशि है, यानी कि स्केलर क्वांटिटी है। यह साधारण बीजगणितीय नियमों का पालन नहीं करता है। यह साधारण बीजगणितीय नियमों का पालन पालन करता है। ये क्या है दोस्तों, करता है। वहां पे सदिश में क्या था कि वो पालन नहीं करता, लेकिन इसमें दूरी को डायरेक्ट हम जोड़ सकते हैं। जैसे कि देखिए, यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, जैसे कि एक ये क्या है, वर्ग है। क्या है, ये वर्ग है। तो ये वर्ग है, अब ये वर्ग, ये आयत है। तो यहाँ पे ए बिंदु था, ये इधर से चलते चलते ये बी बिंदु, ये सी बिंदु और ये डी बिंदु, तो यहाँ से चलना शुरू किया और ये सी तक पहुंच गया। क्या है, सी तक पहुंच गया। तो ये 4 है, ये 3 लेते हैं दोस्तों इसको, ये 3 है और ये क्या है, 5 है। ये क्या है, 5 है। तो अब इसका दोस्तों ये जो डिस्टेंस है, सॉरी, अगर इसमें दूरी की बात करें, तो इसमें भी हम लोग बात करेंगे दोस्तों आगे। तो दूरी कितना होगा इसमें, तो इसको सीधा हम जोड़ देते हैं, जो गया है सीधा जोड़ देते हैं। 3 और 5 8, दूरी क्या हो गया, सीधा हो गया। लेकिन ये जो विस्थापन है, विस्थापन क्या है, सदिश राशि है। अगर यहां से इसके बीच की दूरी की बात करेंगे, तो ये सीधी रेखा है। तो यहाँ पे ए से सी तक क्या है, एक विस्थापन है। तो विस्थापन को अगर हमें निकालना होता है, तो हम क्या जानते हैं दोस्तों, पाइथागोरस थ्योरम से 3 का स्क्वायर प्लस 5 का ये सॉरी सॉरी दोस्तों, यहाँ पे 4 लिखते हैं। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे 4 लिखते हैं, 4, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो ये 5 स्क्वायर के बराबर होता है। तो ये जो दूरी होगा वो 5 होगा। ये क्या होगा, 5 होगा। तो इसी को दोस्तों हम अलजेब्र, यानी कि ये जो रिजल्टेंट कहलाता है, एसी जो क्या है, विस्थापन होगा, और यही विस्थापन क्या होगा, रिजल्टेंट कहलाएगा। आगे हम लोग देखेंगे। तो इसी को क्या बोला जाता है, विस्थापन। तो विस्थापन क्या है, इसको हमने क्या सीधा जोड़ा, क्या इसको 3 से 4 अगर सीधा जोड़ते तो ये दूरी आ गया। लेकिन अगर विस्थापन निकालना हो तो इसको हम सीधा नहीं जोड़ते हैं, बल्कि ये जो होता है ना, ये जोड़ते हैं। तो इसी को क्या कहा जाता है, अलजेब्रिक, यानी कि पाइथागोरस थ्योरम से, यानी कि वेक्टर एडिशन इसको कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, वेक्टर एडिशन कहा जाता है। तो आगे हम लोग दोस्तों अभी वेक्टर एडिशन को डिटेल से इसके बारे में जानेंगे कि इसका फॉर्मूला क्या होता है और ये कैसे आता है। तो ये पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग आगे इसको प्रूव करेंगे, आगे देखेंगे। तो ये इसका विस्थापन कितना आ गया, 5 आ गया। तो विस्थापन इसको डायरेक्ट नहीं जोड़ा गया, और दूरी को क्या किया गया, सीधा अलजेब्रिक सम को डायरेक्ट जोड़ दिया। 3 और 4 7, 3 और 4 कितना हो गया, 7। तो ये आयतन हो गया,
दूरी हो गया, समय हो गया, ये सारे के सारे क्या दोस्तों अदिश राशि है। ये क्या है, सारे के सारे अदिश राशि है। आगे देखिए दोस्तों, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे सदिश और अदिश का डिफरेंस लिखा हुआ है। तो सदिश राशि क्या क्या दोस्तों, विस्थापन, वेग, त्वरण, विद्युतीय क्षेत्र, बल, संवेग, आवेग, चुंबकीय क्षेत्र, ये हम सारा बता चुके हैं दोस्तों। द्रव्यमान यानी कि मास, कार्य, कार्य देखिए दोस्तों, कार्य अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो किस दिशा में काम कर रहे हैं, कुछ नहीं, काम काम होता है, काम काम होता है, तो काम का कोई दिशा नहीं होता, डायरेक्शन नहीं होता है। ऊर्जा की बात करें तो ऊर्जा का कौन सा दिशा होता है, कोई दिशा डायरेक्शन नहीं होता है। तो ये भी क्या है, एक अदिश राशि है, लेकिन हाँ सबका परिमाण होगा, मैग्नीट्यूड होगा, यानी 5, 10, 5, 10, 15, 20, सबका कुछ ना कुछ संख्यात्मक वैल्यू आएगा। तो ये क्या है, सारे सारे अदिश राशि है। शक्ति हो गया, क्षेत्रफल हो गया, घनत्व हो गया, चाल, दाब, आयतन, दूरी, समय, विभव, ताप, धारा, ये सारे के सारे क्या है, अदिश राशि है। सारे क्या है दोस्तों, अदिश राशि है। मास, वर्क, एनर्जी, पावर, एरिया, डेंसिटी, स्पीड, प्रेशर, वॉल्यूम, डिस्टेंस, टाइम, वोल्टेज, टेम्परेचर, धारा यानी कि करंट, इलेक्ट्रिसिटी। तो ये सारे के सारे क्या है दोस्तों, अदिश राशि है। ये सदिश है और ये क्या है, अदिश राशि है। आगे देखिए दोस्तों, आगे क्या है दोस्तों, सदिशों का निरूपण यानी कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर। वेक्टर को दोस्तों कैसे दर्शाया जाता है, वेक्टर को कैसे दर्शाया जाता है, जैसे कि देखिए दोस्तों, एक यहाँ पे एक क्या है, कोई 5 न्यूटन का या तो कोई वैल्यू है, यानी कि ये इस डायरेक्शन में इसमें कोई बल लगा रहा है या फोर्स लगा रहा है। तो इसका डायरेक्शन अगर पूछा जाए तो इसका डायरेक्शन किधर है, इस तरफ से। तो ये ऊपर में कोई ए है, ए के ऊपर अगर एरो लाइन हम दे देते हैं तो उसका डायरेक्शन कहलाता है रिप्रेजेंटेशन। तो वेक्टर की क्या है, रिप्रेजेंटेशन होता है। सदिशों को निरूपित करने के लिए किसी भी भौतिक राशि के ऊपर तीर के चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जहां तीर का माथा उसकी दिशा को बताती है तथा उसकी लंबाई उसके परिमाण को बताती है, परिमाण को बताती है। तो ये क्या दोस्तों, वेक्टर का हो गया। ये इसका इस डायरेक्शन में था, अगर हम चाहें तो इस डायरेक्शन में दे दें, तो इस डायरेक्शन में इसका है, क्या है, इस डायरेक्शन में है। तो ये क्या है दोस्तों, वेक्टर एडिशन का निरूपण हम वेक्टर ए से अंक ए के ऊपर वेक्टर देते हैं तो वो सदिश का निरूपण हो गया। और अगर हम उसको सदिश लिखना हो तो डायरेक्ट ए लिख देंगे। अदिश राशि, अदिश अगर लिखना हो, अदिश का निरूपण, तो डायरेक्ट ए लिखेंगे, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन सदिश के लिए डायरेक्शन, क्योंकि इसमें डायरेक्शन होता है, तो डायरेक्शन के लिए ही ये तीर का निशान लगाया जाता है। सदिशों के परिमाण का निरूपण, सदिशों के परिमाण का निरूपण, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, ऑफ ए वेक्टर। अब देखिए दोस्तों, अगर वेक्टर की बात करें तो वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा। क्या होगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा। सदिशों का परिमाण का निरूपण आने की वो हमेशा क्या देगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा। क्या देगा, पॉजिटिव वैल्यू। तो उसका वेक्टर के ऊपर वेक्टर यानी ए लिखने के बाद उसमें अगर मोड लगा देते हैं तो वो क्या देगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो ये इसका क्या कहलाता है, मोड कहलाता है। ये क्या कहलाता है, मोड कहलाता है। तो मोड देने का मतलब क्या है, मोड एक ऐसा मशीन है दोस्तों कि जिसमें कोई भी संख्या प्लस या माइनस हो तो वो प्लस से निकलेगा। जैसे कि अगर मैंने -5 लिख दिया मोड, ये प्लस है। प्लस अगर 10 लिखा हमने तब भी ये प्लस है। अगर -25 लिखा हमने तब भी ये प्लस है। तो मोड में जाने के बाद कोई भी संख्या क्या होता है, प्लस में निकलता है। क्या निकलता है, प्लस में निकलता है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा दोस्तों, वेक्टर ना तो शून्य हो सकता है ना तो नेगेटिव हो सकता है, क्योंकि ये मोड में होता है। तो सारा का सारा क्या होगा, ये प्लस में ही आएगा। तो जीरो नहीं होगा और नेगेटिव भी नहीं होगा। आगे देखिए दोस्तों, सदिशों का बीज गणित यानी कि देखिए दोस्तों, हमने पहले क्या कहा दोस्तों कि जो सदिश राशि में क्या होता है, 3 और 4 ये इस प्रकार से जोड़ेंगे, सीधा ये अलजेब्रिक सम हो गया। लेकिन सदिश राशि को डायरेक्ट इस प्रकार से नहीं जोड़ा जाता है। 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, तो ये 3 और ये रूट अंडर आता है। इसका एक फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला है दोस्तों। अभी ये दोनों फॉर्मूला को इसमें दोस्तों एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले को क्या करेंगे हम लोग अभी ड्राइव करके देखेंगे कि फॉर्मूला आता कैसे है। तो सदिशों का जोड़ का दोस्तों 2 नियम है। जैसे कि देखिए दोस्तों, एक वेक्टर है, 2 वेक्टर है, एक वेक्टर ए है, ये वेक्टर ए है, और एक वेक्टर क्या है दोस्तों, बी है, इस डायरेक्शन में है। अब इन दोनों वेक्टर को अगर जोड़ना है दोस्तों तो इसको क्या करना होगा, इसको क्या करना होगा, तो दोनों वेक्टर को मिलाना पड़ेगा।
तो दोनों वेक्टर को ये वेक्टर ऐसा ही रहेगा दोस्तों। तो इस कोई भी वेक्टर को हम शिफ्ट कर सकते हैं, आगे पीछे हम कहीं पे भी शिफ्ट कर सकते हैं। ये नीचे जाएगा इधर से, तो ये नीचे से यहाँ पे टेल जाके इधर से मिल जाएगा। ये वेक्टर ए हो गया और ये वेक्टर बी हो गया। तो ये इधर से कोई फोर्स यानी कि वेक्टर ए इधर जा रहा है, ये वेक्टर बी इधर जा रहा है, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो यहाँ से एक इस प्रकार से यहाँ पे दर्शाएगा बीच में। तो यहाँ पे एक ट्रायंगल बन गया। ये क्या बन गया? ट्रायंगल बन गया। तो ये ट्रायंगल लॉ एक क्या होता है? ट्रायंगल लॉ होता है, और एक क्या होता है? समांतर चतुर्भुज का नियम होता है। तो त्रिभुज का नियम एक होता है और एक समांतर चतुर्भुज का नियम होता है। फॉर्मूला दोनों में ही दोस्तों एक ही आएगा, यानी कि दो वेक्टर का, अगर दो वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना हो, जैसे कि एक वेक्टर इधर है, एक वेक्टर इधर है और एक वेक्टर इधर है, और इन दोनों वेक्टर का अगर रिजल्टेंट निकालना हो तो एक तीसरे वेक्टर की आगे इस बिंदु से अगर यहां से मिलाते हैं तो एक क्या बन जाएगा? ट्रायंगल बन जाएगा। एक क्या बन जाएगा दोस्तों? यहाँ पे ट्रायंगल। क्या बन जाएगा? ट्रायंगल। तो इससे ट्रायंगल लॉ ऑफ, यानी कि ट्रायंगल लॉ बनेंगे, लॉ ऑफ ट्रायंगल। सदिश राशि का क्या बनेंगे? लॉ ऑफ ट्रायंगल। तो ये त्रिभुज का नियम होगा, एक समांतर चतुर्भुज का नियम। अब यही वेक्टर को दोस्तों यहाँ पे इसको इधर से शिफ्ट कर देते हैं। अगर ये इधर शिफ्ट हो गया और एक इधर शिफ्ट हो गया, अब यहाँ से एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ से इस प्रकार से, और एक यहाँ से इस प्रकार से डॉटेड लाइन ड्रॉ करेंगे। ये क्या बन गया? एक पैरेललोग्राम बन गया। क्या बन गया? पैरेललोग्राम। जैसे कि ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर बी है, तो वेक्टर ए और बी का जो रिजल्टेंट होगा तो डायरेक्ट ए प्लस, यानी कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर वेक्टर आर, यानी ये जो यहाँ पे होगा ये रिजल्टेंट होगा। तो ये वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर ए, तो ये भी वेक्टर होगा, ये भी क्या होगा? वेक्टर होगा। तो ये इस दिशा में जा रहा है, ये इस दिशा में, तो इसका योग जो होगा वो आर वेक्टर के बराबर होगा। तो ये एक देखिए दोस्तों, एक ट्रायंगल बन गया। तो इसे बोलेंगे क्या? ट्रायंगल लॉ ऑफ, यानी कि एडिशन ऑफ ट्रायंगल, यानी कि लॉ ऑफ ट्रायंगल। क्या बोलेंगे? लॉ ऑफ ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, लॉ ऑफ ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। अब ये इधर क्या है? वेक्टर ये है, और ये भी क्या है? वेक्टर बी। अब देखिए दोस्तों, आप यहाँ बोलिएगा कि ये वेक्टर बी यहाँ पे था, तो ये कैसे आ गया? तो देखिए दोस्तों, ये कैसे होता है? वेक्टर को हम कहीं पे भी शिफ्ट कर सकते हैं। इसमें हेड और टेल को मिलाने के लिए हम वेक्टर को कहीं से भी शिफ्ट कर सकते हैं। जैसे कि देखिए, एक वेक्टर इधर है, एक वेक्टर ये यहाँ पे फोर्स इधर लग रहा है, और एक वेक्टर का क्या है? इधर लग रहा है, बी वेक्टर ये। तो इन दोनों को क्या करना है? तो इन दोनों को हम एक जगह से शिफ्ट कर सकते हैं। ये वेक्टर ये हो गया और ये वेक्टर बी हो गया। दोनों को हम यहाँ पे हेड और टेल को, या टेल और हेड को शिफ्ट कर सकते हैं। दोनों को हम शिफ्ट कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया दोस्तों? अब ये देखिए, अब अगर हम इसको देखें तो ये क्या बन गया? समांतर चतुर्भुज बन गया। अब इसमें जो रिजल्टेंट आ रहा था या परिणाम आ रहा था वो आर वेक्टर, यानी कि त्रिभुज का दो भुजा हो गया, ये तीसरे भुजा के बराबर आ रहा था रिजल्टेंट। लेकिन इसमें भी अगर इसमें बात करें दोस्तों, तो इसमें ये बी वेक्टर हो गया, तो ये भी क्या होगा? बी वेक्टर। और ये भी क्या होगा? ए वेक्टर। अगर समांतर चतुर्भुज है तो ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर हो गया होगा। तो इसमें जो रिजल्टेंट आएगा या परिमाण आएगा, ये इसका विकर्ण के बराबर आएगा। क्या आएगा? विकर्ण के बराबर, यानी कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर ये रिजल्टेंट आर, आर वेक्टर। तो दोनों के केस में ये क्या हो गया? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, और ये पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसमें लेकिन दोनों का दोस्तों क्या है? दोनों वेक्टर सेम है, लेकिन जोड़ने का तरीका अलग अलग है। इसको इस प्रकार से जोड़ सकते हैं और इसको इस प्रकार से जोड़ सकते हैं, तो दोनों का फॉर्मूला सेम ही आएगा। दोनों का क्या आएगा? फॉर्मूला सेम ही आएगा। क्योंकि हम दोस्तों आगे ड्राइव करके दिखाते हैं आपको कैसे आता है फॉर्मूला। तो देखिए, अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये एक वेक्टर क्या है? ये ए है, यानी कि इसको इसको यहाँ समझने से पहले, ये दोस्तों डायग्राम पहले से बना हुआ है, इसको समझने से पहले दोस्तों यहाँ पे समझिएगा। जैसे कि एक फोर्स वेक्टर का ये है, जिसका वेक्टर क्या है? ए है। एक वेक्टर इतना है, ये है, और एक दूसरा वेक्टर क्या है दोस्तों? या सदिश राशि वेक्टर क्या है? बी है। ये क्या है? वेक्टर बी है। तो इन दोनों को हमें अगर ए और बी का रिजल्टेंट, यानी कि देखिए दोस्तों, कहने का मतलब क्या है दोस्तों, कि अगर कोई डब्बा है, ये अगर ये कोई डब्बा है,
तो एक व्यक्ति क्या कर रहा है, इधर से खींच रहा है, और एक व्यक्ति क्या कर रहा है, इधर से खींच रहा है। एक व्यक्ति इधर से खींच रहा है, एक व्यक्ति इधर से खींच रहा है। तो इस ऑब्जेक्ट पर जो टोटल बल लग रहा है खींचने के लिए, वो कितना बल लग रहा है, इसका और इसका बल दोनों को मिला देंगे तो कितना बल इस वस्तु पर काम कर रहा है, कितना बल इस वस्तु पर काम कर रहा है। जैसे कि देखिए दोस्तों, अगर ये ऑब्जेक्ट है, इधर से कोई 10 न्यूटन का बल लगा रहा है इधर से, और इधर से कोई 10 न्यूटन का बल लगा रहा है, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में बल लगा रहा है, तो इसका रिजल्टेंट बल कितना हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। तो ये एंगल कितना हो रहा है इसके बीच में, दोनों के बीच में 180 डिग्री हो रहा है, इसलिए क्या हो रहा है, 0 हो जा रहा है। क्या हो रहा है, 0। तो इस ऑब्जेक्ट पर 0 बल लग रहा है, अगर 10 इधर 10 इधर तो। लेकिन अगर इधर से एक फोर्स लग रहा है, इधर से एक फोर्स लग रहा है, तो अगर 10 और 10 अगर जोड़ते हैं तो 20 न्यूटन का बल लग रहा है इसमें टोटल। लेकिन ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है, एंगल इसका अलग अलग है, तो इसमें अलग अलग बल लग रहा है। तो उसी प्रकार यहाँ पे एक बल इधर लग रहा है, एक बल इधर लग रहा है, तो इसमें एग्जैक्ट बल, इसमें 10 लग रहा है, इसमें 10 लग रहा है, तो डायरेक्ट 10 10 20 न्यूटन का बल लग रहा है, ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बल एक क्या है, सदिश राशि है। और सदिश राशि क्या होता है, यानी कि जो साधारण जोड़ घटाव होता है वो फॉलो नहीं करता है, इसका एक अपना अलग रूल होता है। क्या होता है, अपना एक अलग रूल होता है। तो उसी रूल को हम लोग यहाँ पे दोस्तों देख रहे हैं अभी। तो ये उसको की अलग रूल होता है, तो कौन सा रूल होता है जिसको हम डायरेक्ट कैसे जोड़ सकते हैं। तो जैसे कि देखिए दोस्तों, ये वेक्टर ए हो गया, ये वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है। तो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है मान लेते हैं, यहाँ पे इस प्रकार से। तो इस ऑब्जेक्ट पर कितना एग्जैक्ट बल कितना लग रहा है, ये इधर से खींच रहा है और ये इधर से धक्का दे रहा है, तो इस ऑब्जेक्ट पर जो रिजल्टेंट बल, यानी कुल मिला करके जो बल लग रहा है, यानी कि जो कामयाब बल कह सकते हैं दोस्तों, इस पर कामयाब बल जो लग रहा है वो कितना लग रहा है, वो कितना लग रहा है। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, अगर एक भुजा ए है और एक भुजा बी है, तो इसमें जो टोटल बल लगेगा वो इसके तीसरे भुजा के रिजल्टेंट के क्या होगा, बराबर होगा। तीसरे भुजा के क्या होगा, रिजल्टेंट के बराबर होगा। अब यहाँ पे एक चीज देखिएगा दोस्तों, अगर यहाँ से हम डॉटेड लाइन ड्रॉ करते हैं, ये एक्सिस का डॉटेड लाइन ड्रॉ करते हैं, तो यहाँ पे तो कुछ तो एंगल बनेगा। तो ये एंगल क्या है, यहाँ पे थीटा एंगल बन रहा है। क्या बन रहा है दोस्तों, ये थीटा एंगल बन रहा है, यानी कि ये थीटा एंगल बन रहा है। अब प्रूफ करने के लिए त्रिभुज को दोस्तों सबसे आसान क्या होता है, उसे समकोण त्रिभुज में बना देना है। क्या करना है, समकोण त्रिभुज में बना देना है। तो ये इसको अगर यहाँ पे हम कर दें इस प्रकार से, एक लाइन यहाँ से अगर इसको ड्रॉ करें, तो यहाँ से एक अलग से नाम रख सकते हैं हम, अलग से यहाँ पे। तो ये एक समकोण त्रिभुज यहाँ से बन जाएगा, ये इस प्रकार से यहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री, 90 डिग्री। तो ये यहाँ पे इस प्रकार से बनाया गया दोस्तों, ये वेक्टर है और एक वेक्टर बी है, यानी कि ये वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है। क्या है, एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, और ये क्या है, थीटा डिग्री पर ये क्या है, एक वेक्टर बी क्या है, इंक्लाइंड है। अब इसका रिजल्टेंट फोर्स निकालना है, तो कितना होगा, क्या होगा, कितना होगा। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, बी साइन थीटा और बी कॉस थीटा लिखा गया है, तो ये आया कैसे, ये क्या है, आया कैसे। तो इसे क्या कहते हैं दोस्तों, डिसोसिएशन ऑफ ए वेक्टर, यानी कि वेक्टर का विभाजन। वेक्टर का विभाजन, तो वेक्टर का विभाजन कैसे होता है, ये देखिए दोस्तों, अगर ये क्या है, एक सेकंड, ये क्या है दोस्तों, एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये क्या है, एक हॉरिजॉन्टल, इस प्रकार से क्या है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, और इस हॉरिजॉन्टल लाइन के अबाउट कोई थीटा एंगल पर एफ फोर्स लग रहा है। क्या लग रहा है, एफ फोर्स लग रहा है। या यहाँ पे बी वेक्टर है, तो बी फोर्स लग रहा है। क्या लग रहा है, बी फोर्स लग रहा है। तो इस वेक्टर जब जितना एंगल में टूटता है दोस्तों, तो ये आधार के साथ, मैंने क्या बोला कि ये क्या है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, आधार, तो ये क्या है, आधार है। क्या है, आधार है। तो हमेशा आधार के साथ जो बनाता है उसमें क्या बनाएगा, जो भी होगा एफ, या एफ कॉस थीटा, या तो बी कॉस थीटा, यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ कॉस थीटा के साथ ये कंपोनेंट टूट जाता है। ये वेक्टर क्या है, यानी कि ये जो एफ फोर्स लग रहा है, बल लग रहा है, ये बल दो भागों में टूट जाएगा, कि हॉरिजॉन्टल की ओर बी कॉस थीटा, या एफ कॉस थीटा फोर्स लगा, और वर्टिकल की ओर, क्योंकि देखिए दोस्तों, ये अगर ये क्या है, एक इंक्लाइंड एंगल पर है, तो जो एफ कॉस थीटा नीचे की ओर इधर फोर्स लग रहा है, और एक क्या होगा, एफ साइन थीटा या बी साइन थीटा, बी साइन थीटा फोर्स ऊपर की ओर लग रहा है। किधर लग रहा है, ऊपर की ओर लग रहा है। तो जब कोई वेक्टर एंगल में या कोई फोर्स एंगल में होता है, तो उसमें कुछ फोर्स हॉरिजॉन्टल भी लग रहा है और कुछ वर्टिकल भी लग रहा है, कुछ हॉरिजॉन्टल में, कुछ वर्टिकल भी उसमें एंगल
यानी कि बल लग रहा है। तो ये जो बल है ये डायरेक्ट इस डायरेक्शन में नहीं बल्कि हॉरिजॉन्टल में और वर्टिकल में दोनों तरफ लग रहा है। क्या दोनों तरफ लग रहा है, दोनों तरफ लग रहा है। तो यहाँ तक ये समझ में आ गया? तो ये समझ में आ गया दोस्तों। अब आगे देखिए, अब ये घटना ये अब अब हमने क्या बोला कि ये जो इसमें बी थीटा है ये क्या है, ये थीटा के साथ बी थीटा के साथ है। तो ये वर्टिकल में क्या बनाएगा, ये बी साइन थीटा और हॉरिजॉन्टल में बी कॉस थीटा, बी कॉस थीटा। अब यहाँ पे दोस्तों इसको नाम हम दे देते हैं प्यू पी क्यू आर एस। अब इसको हम ड्राइव कैसे करेंगे दोस्तों? अब यहाँ पे देखिए ये क्या है, एक 90 डिग्री होगा, समकोण त्रिभुज बन गया। ये क्या है, एक 90 डिग्री। अब ये जो है दोस्तों अपने से इसको बनाया गया है, ये क्या है, अपने से इसको ड्रॉ किया गया है। अब पाइथागोरस का थ्योरम क्या था दोस्तों, कि जो कर्ण का स्क्वायर होता है, कर्ण का स्क्वायर, तो यहाँ कर्ण कौन है, पीएस। कर्ण का स्क्वायर जो होता है वो लंब और आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। तो आधार स्क्वायर यानी कि पी प्लस आर, सॉरी पी आर, टोटल ये नीचे का भुजा क्या हो गया, पी आर। तो ये पी आर का स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये एस आर का स्क्वायर, क्या होगा, एस आर का स्क्वायर, एस आर का स्क्वायर। और ये हो गया। अब देखिए दोस्तों पी एस के जगह पर क्या है हमारा, ये इसको रिजल्टेंट हम मान चुके हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, आर स्क्वायर इक्वल टू पी आर। पी आर को दो दो भाग में तोड़ दीजिए दोस्तों, पी आर। तो पी आर को हम क्या क्या लिख सकते हैं, पी प्लस क्यू। पी आर को देखिए दोस्तों, अगर हम पी आर की बात करें तो हम क्या लिख सकते हैं, पी क्यू प्लस क्यू आर, पी क्यू प्लस पी आर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे पी आर की जगह पर, पी क्यू की जगह पर क्या रखेंगे, ए प्लस क्यू आर की जगह पर क्या है, बी कॉस थीटा। बी कॉस थीटा क्या है, बी कॉस थीटा। तो यहाँ पे इसके जगह पर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी कॉस थीटा। और इसका क्या होगा, होल स्क्वायर प्लस एस आर का क्या है, एस आर का बी साइन थीटा, क्या है, बी साइन थीटा, बी साइन थीटा। और इसका भी क्या होगा, होल स्क्वायर, इसका भी क्या होगा, होल स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों यहां से और आगे हम क्या करेंगे, अब इसको तोड़ देंगे। तोड़ने के बाद आर स्क्वायर, आर स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ए स्क्वायर। इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर में तोड़ेंगे। तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर में तोड़ने के बाद क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि cos स्क्वायर थीटा प्लस प्लस टू ए बी कॉस थीटा प्लस, अब इसका क्या होगा दोस्तों, बी स्क्वायर और ये साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, इसको एक सेकंड दोस्तों, तो ये क्या हो गया दोस्तों, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो गया। अब इसको और इधर थोड़ा सेट करते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो कॉमन कुछ निकल रहा है क्या दोस्तों, देखिएगा अगर कोई चीज कॉमन निकलता है तो वहां से कॉमन निकालेंगे। तो ए स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो गया, ए स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे क्या है, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि यहाँ पे इसको एक साथ लिख देते पहले, बी स्क्वायर फिर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, फिर ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस टू ए बी कॉस थीटा, क्या है, टू ए बी कॉस थीटा। फिर यहाँ से आर स्क्वायर ए स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों यहाँ से बी स्क्वायर क्या कॉमन आ रहा है क्या, इन दोनों से बी स्क्वायर कॉमन आ जा रहा है। तो क्या बच गया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस टू ए बी कॉस थीटा, क्या बच गया, टू ए बी कॉस थीटा। अब देखिए दोस्तों आर स्क्वायर, अरे क्या है, ए स्क्वायर। अब यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, वन। तो यहाँ पे क्या हो गया, वन, यानी कि ये बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा। और आर बराबर, अगर ये स्क्वायर में है तो बराबर के उस पर जाएगा तो क्या होगा, रूट आ जाएगा, क्या आएगा, रूट आएगा, रूट आ जाएगा। तो क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा, टू ए बी कॉस थीटा, टू ए बी कॉस थीटा।
तो ये क्या हो गया दोस्तों, ये रिजल्टेंट निकल करके आ गया। ये क्या है, ये रिजल्टेंट, यानी कि जो वेक्टर ए और वेक्टर बी, जो वेक्टर ए है प्लस वेक्टर बी को अगर हम जोड़ते हैं तो इसका रिजल्टेंट जो आएगा कितना आएगा, आर वेक्टर। अब एक चीज और दोस्तों, अगर वेक्टर ए भी क्या है, इसमें तो वेक्टर ए और बी दोनों क्या है, वेक्टर है, तो इसका रिजल्टेंट जो आर आएगा वो भी क्या होगा, एक वेक्टर ही होगा। क्या होगा, जो रिजल्टेंट आएगा वो भी क्या होगा, एक वेक्टर ही होगा। आर क्या होगा, वेक्टर होगा। तो इसका वेक्टर, जब आर वेक्टर होगा तो किस डायरेक्शन में होगा, किस डायरेक्शन में, तो ये वेक्टर ए की एलोंग अल्फा डायरेक्शन में होगा। ये देखिए यहाँ पे अल्फा लिखा हुआ है दोस्तों, अल्फा लिखा हुआ है ना। तो ये रिजल्टेंट जो होगा वो ए से, वेक्टर ए से अल्फा एंगल पर इसका डायरेक्शन होगा। अल्फा एंगल पर इसका क्या होगा, एक डायरेक्शन होगा। तो अगर इसका डायरेक्शन निकालना चाहे दोस्तों, डायरेक्शन, तो इसका डायरेक्शन भी हम दोस्तों निकाल सकते हैं। अब निकालने के लिए दोस्तों क्या करेंगे, इसको कॉपी करते हैं, इस पेज को। कॉपी हो गया दोस्तों। अब देखिए कॉपी हो गया, तो इस सारी चीजों को दोस्तों हम इधर यहाँ पे मिटाते हैं। उसके बाद आराम से हम इसका, यानी कि किस डायरेक्शन में, वेक्टर का अगर डायरेक्शन निकालना हो तो हम यहाँ से डायरेक्शन को निकालेंगे कि अगर कोई फोर्स लग रहा है तो कितने डायरेक्शन पे लग रहा है, किस डायरेक्शन में लग रहा है। किस डायरेक्शन में लग रहा है, तो ये अल्फा, यानी कि अल्फा का एंगल निकालना है दोस्तों, कितना डायरेक्शन, यानी कि किस डायरेक्शन में लग रहा है। तो एंगल निकालने के लिए देखिए ये क्या है दोस्तों, पी, यानी कि ट्रेंगल, ट्रेंगल पी आर एस। एक चीज थोड़ा सा और दोस्तों, यहाँ से थोड़ा सा मैं भूल गया दोस्तों, यानी कि ये अगर जो आया है वो क्या है, पाइथागोरस थ्योरम, ये याद रखिएगा। और ट्रेंगल कौन सा है, पी एस आर, ट्रेंगल पी एस आर से, और ये 90 डिग्री है, तो ये पाइथागोरस थ्योरम है दोस्तों, पाइथागोरस थ्योरम थे, ये याद रखिएगा। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है कि अल्फा का जो डायरेक्शन है वो कितना होगा, क्या होगा। तो त्रिभुज क्या है, ये पी आर एस या पी एस आर कुछ भी लिख सकते हैं। तो एंगल जब निकालना हो ये दोस्तों, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, टेन अल्फा, टेन अल्फा। तो टेन अल्फा, टेन अल्फा, टेन का मान क्या होता है दोस्तों, लंब बटा आधार, लंब, ओ सॉरी सॉरी, यानी कि हाँ, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। तो लंब क्या हो गया, एस आर लंब हो गया, और ये पी आर क्या हो गया दोस्तों, आधार हो गया। एस आर क्या हो गया, लंब बटा आधार, टेन अल्फा लंब बटा आधार। तो पी आर बराबर, एस आर बराबर कितना दोस्तों, बी साइन थीटा, कितना है, बी साइन थीटा, बटा पी आर बराबर क्या है, पी आर बराबर, यहाँ पे इसको दो भाग में लिखेंगे, पी क्यू प्लस क्यू आर, पी क्यू प्लस क्यू आर, यानी कि ऊपर क्या हो जाएगा, बी साइन थीटा बट्टा पी क्यू को क्या लिखेंगे यहाँ, ए प्लस बी कॉस थीटा, बी कॉस थीटा, और ये बराबर क्या होगा, टेन अल्फा का, टेन अल्फा का। अगर अल्फा हमें निकालना हो तो टेन इनवर्स, ये इनवर्स में चला जाता है उधर, टेन इनवर्स बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, कॉस थीटा। ये यहाँ पे दोस्तों एक फॉर्मूला इसको भी हम कह सकते हैं, ये जो आ गया एक वेक्टर का फॉर्मूला, यानी कि ये एंगल निकालने का, या तो इसको डायरेक्ट ये फॉर्मूला भी हम दोस्तों याद रख सकते हैं दोनों। यानी कि कहने का मतलब ये है दोस्तों कि अगर वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी, दोनों क्या है, ए और बी दोनों वेक्टर है, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो भी क्या होगा, एक वेक्टर ही होगा। तो जब वेक्टर होगा तो उसका डायरेक्शन, उस वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, तो वो डायरेक्शन वेक्टर ए के साथ से इसका डायरेक्शन क्या होगा, अल्फा एंगल पर होगा, अल्फा एंगल पर। तो अल्फा अगर निकाल लेते हैं तो ये रिजल्टेंट का डायरेक्शन निकल जाएगा वेक्टर ए से, रिजल्टेंट का डायरेक्शन निकल जाएगा। तो यहाँ पे वेक्टर का फॉर्मूला हम लोगों ने निकाला दोस्तों, और ये लॉ भी क्या कहते हैं इसको, एंगल, रिजल्टेंट का भी डायरेक्शन निकाला, रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला और रिजल्टेंट का डायरेक्शन निकालने का फॉर्मूला हम लोगों ने देख लिया। अब ये क्या है दोस्तों, समांतर चतुर्भुज का नियम हो गया, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से एडिशन ऑफ वेक्टर। यदि कोई दो
सदिश ए और बी दूसरे थीटा एंगल पर है, थीटा एंगल पर है, तो देखिए दोस्तों अगर की यहाँ पे कौन सा वेक्टर है, वेक्टर ए वेक्टर ये हो गया और एक वेक्टर ये बी, ये क्या हो गया वेक्टर बी। तो सेम इस्तेमाल करके हम निकाल सकते हैं दोस्तों। तो इसमें दोस्तों फॉर्मूला सेम आएगा, मैंने क्या बताया दोस्तों, फॉर्मूला इसमें भी क्या होगा सेम आएगा और उसमें भी क्या होगा सेम आएगा। और डायरेक्शन इसमें भी अल्फा अगर डायरेक्शन निकालना हो तो डायरेक्शन दोस्तों सेम आएगा, डायरेक्शन भी क्या आएगा सेम आएगा, यानी कि टेन अल्फा इक्वल टू बी कॉस थीटा अपॉन ए प्लस, सॉरी सॉरी बी साइन थीटा यहाँ पे होगा दोस्तों, बी साइन थीटा बट्टा ए प्लस बी कॉस थीटा। दोनों में क्या होगा दोस्तों, दोनों में सेम आने वाला है, दोनों में क्या आने वाला है सेम आने वाला है, दोनों में डायरेक्शन क्या होगा सेम आने वाला है। अब देखिए दोस्तों अगर ये एडिशन था तो यहाँ पे क्या दिया प्लस है, और यहाँ पे सब्सट्रैक्शन होगा तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, एक ही बात हो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। यानी कि अगर ये प्लस है तो यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप में ये प्लस में आएगा, और ये माइनस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, क्या आएगा माइनस आ जाएगा। अब आगे क्या है दोस्तों ये देखिए, अब देखिए दोस्तों अब हमें रिजल्टेंट क्या किया दोस्तों हम लोगों ने निकाल लिया है, रिजल्टेंट क्या आ गया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, 2ab कॉस थीटा, ये हम लोगों ने दोस्तों रिजल्टेंट निकाला है, ये क्या निकाला है रिजल्टेंट हम लोगों ने निकाला है। लेकिन दोस्तों अगर दो वेक्टर जैसे कि एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर क्या है, एक वेक्टर यहाँ पे क्या है दोस्तों ए है, और एक दूसरा भी वेक्टर क्या है दोस्तों इसी के ऊपर से जा रहा है वेक्टर बी, ये क्या है वेक्टर बी। तो दोनों वेक्टर क्या है दोस्तों एक ही ओवरलैपिंग कर रहा है, तो जब ये दोनों वेक्टर ओवरलैपिंग कर रहा है तो इन दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना हो गया दोस्तों जीरो। जब एंगल जीरो हो जाएगा तब रिजल्टेंट कितना होगा, जब एंगल जीरो हो जाएगा तब रिजल्टेंट कितना होगा, देख लेते हैं, देख लेते हैं क्या होगा रिजल्टेंट। तो आर इक्वल टू ए, ए तो जैसे का तैसे रहेगा, फिर एंगल यहाँ पे रखना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और कॉस क्या हो जाएगा जीरो, कॉस क्या हो जाएगा जीरो। अब देखिए दोस्तों कॉस जीरो की बात करें, कॉस जीरो की बात करें तो कितना आएगा एक होता है, ये मालूम होना चाहिए, कॉस जीरो का मान क्या होता है एक होता है। तो आर बराबर क्या होगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्योंकि ए बी बराबर कॉस जीरो बराबर तो एक आ गया, कॉस जीरो बराबर एक आ गया। अब यहाँ पे एक चीज और देखिए दोस्तों, एक चीज और देखिए कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, क्या हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब यहां से अगर देखिएगा दोस्तों तो ये रूट टू से रूट टू कट जाएगा, तो आर बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा ए प्लस बी, क्या हो जाएगा ए प्लस बी मोड में, तो इसका रिजल्टेंट जो आ जाएगा ये निकल करके आ जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों क्या समझा हम लोगों ने कि अगर दो वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में हो, चाहे फोर्स कितना लग रहा हो, तो उन दोनों को हम डायरेक्ट जोड़ सकते हैं, ए प्लस बी वेक्टर के फॉर्म में जोड़ सकते हैं, यानी कि अलजेब्रिक सम कर सकते हैं डायरेक्ट, अलजेब्रिक सम हम डायरेक्ट कर सकते हैं अगर 0 डिग्री एंगल हो तब, 0 डिग्री एंगल हो तब। आगे देखिए दोस्तों, आगे क्या है दोस्तों कि अगर फिर से यहाँ पे देखेंगे अगर दो वेक्टर क्या हो 90 डिग्री पर हो, यानी कि एक वेक्टर वेक्टर ए जो है वो यहाँ पे ए है और एक दूसरा वेक्टर है बी है, क्या है दूसरा वेक्टर क्या है बी है, यानी कि दूसरा वेक्टर क्या है बी है। तो इन इन दोनों के बीच में क्या है एंगल 90 डिग्री है, तो जब इन दो वेक्टर के बीच में एंगल 90 डिग्री का हो जाएगा तब इसके बीच में फोर्स कितना लगेगा, यानी कि इसका रिजल्टेंट जो आएगा वो कितना आएगा। तो रिजल्टेंट का वही फॉर्मूला हम निकाल चुके हैं पहले दोस्तों, उसी फॉर्मूला में डाटा को रखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये रिजल्टेंट का फॉर्मूला है, ये क्या है रिजल्टेंट का फॉर्मूला है। तो रिजल्टेंट बराबर यहाँ पे क्या रखेंगे हम
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 90 डिग्री। अब कॉस 90 का वैल्यू क्या होता है दोस्तों? कॉस 90 का वैल्यू क्या होता है? 0। कॉस 90 का वैल्यू क्या होता है? 0। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और ये 0। तो जब ये 0 हो गया दोस्तों, ये बी है, ये 0 हो गया, तो ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा? ये पूरा 0 हो जाएगा। क्या होगा? पूरा 0 होगा। तो रिजल्टेंट जो आ जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, डायरेक्ट रिजल्टेंट आ जाएगा। तो यहां पे इसका जो रिजल्टेंट आ जाएगा क्या दोस्तों? अगर 90 डिग्री हो, दो वेक्टर अगर 90 डिग्री में हो, तो उसका रिजल्टेंट रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। अगला देखिए दोस्तों, अगला क्या है दोस्तों कि जब दो वेक्टर जब दो वेक्टर क्या हो, 180 डिग्री में हो, 180 डिग्री में हो, यानी कि एक वेक्टर क्या है दोस्तों, एक वेक्टर ये ए है और एक दूसरा वेक्टर इसी बिंदु से इस डायरेक्शन में जा रहा है। क्या है? इस डायरेक्शन में। तो दो वेक्टर हो गया। तो जब ये वेक्टर हो गया दोस्तों, दोनों यानी कि विपरीत दिशा में खींच रहा है, तो जब ये विपरीत दिशा में खींच रहा है, तो इसके बीच में एंगल कितने का बन रहा है? 180 डिग्री का। क्योंकि ये इधर खींच रहा है, ये इधर खींच रहा है, तो इसके बीच में एंगल जो बन रहा है वो 180 डिग्री का बन रहा है। तो जब 180 डिग्री का एंगल बनेगा, तब रिजल्टेंट क्या होगा? तब रिजल्टेंट क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, जो फॉर्मूला हमारा बेस फॉर्मूला है। फिर आर स्क्वायर, आर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 180, कॉस 180। तो आर बराबर क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब कॉस 180 का जो मान होता है दोस्तों, -1 होता है। अब कैसे होता है दोस्तों, देख लीजिए। तो ये याद रखिएगा दोस्तों कि कॉस 180 का वैल्यू क्या होता है दोस्तों? -1 होता है। क्या होता है? -1 होता है। इसको दोस्तों ड्राइव करने का मैं कर दूं, लेकिन ज्यादा समय लग जाएगा। लेकिन दोस्तों हमें इस पे भी एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन भी दोस्तों, जो कि फिजिक्स में ज्यादा काम आता है, उस पे भी मैं एक वीडियो लाने वाला हूँ। तो एक आर बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? रिजल्टेंट जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, जो क्या होता है? ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। तो यहाँ से 2 और ये रूट कट जाएगा। तो ये आर बराबर क्या होता है? ए माइनस बी वेक्टर के फॉर्म में है। क्या होगा? ए माइनस बी वेक्टर के फॉर्म में। तो ये क्या निकल जाएगा? एक, यानी कि जब 180 डिग्री में हो, जब दो वेक्टर 180 डिग्री के में झुका हो, यानी कि विपरीत डायरेक्शन में, यानी कि हम डायरेक्ट कह सकते हैं दोस्तों कि दोनों वेक्टर यहाँ पे क्या है? ऑपोजिट डायरेक्शन में है। क्या है? ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो जब ऑपोजिट डायरेक्शन में हो, तो उसमें हम वेक्टर को क्या कहते हैं? बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा देते हैं, और ये पॉजिटिव वैल्यू आता है, मोड लगता है इसमें। तो ये क्या हो गया? 180 डिग्री जब होता है, तब ये कंडीशन होता है। आगे क्या दोस्तों क्वेश्चन है दोस्तों, अब एक दो क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को देखते हैं, उसके बाद अगले क्लास में देखेंगे। तो देखिए दोस्तों क्या बोला कि यदि किसी वस्तु पर पूर्व दिशा की ओर 3 न्यूटन का बल लगता है तथा उत्तर की दिशा में 4 न्यूटन का बल लगता है, तो परिणामी बल क्या होगा? जैसे कि सबसे पहली बात दोस्तों, कोई वस्तु है, तो मान लेते हैं कि ये क्या है दोस्तों? एक वस्तु है। ये क्या है? एक वस्तु है। और इस वस्तु पे दोस्तों दो बल वेक्टर, यानी कि दो बल लग रहा है। क्या है? इसमें दो बल लग रहा है। एक पूर्व दिशा की ओर लग रहा है, कितना है? 3 न्यूटन। 3 न्यूटन, 3, ये 3 न्यूटन का किधर दोस्तों? पूर्व दिशा की ओर लग रहा है। तथा, तथा क्या है?
तथा उत्तर दिशा में 4 न्यूटन, यानी कि उत्तर दिशा में कितना है, 4 न्यूटन का बल लग रहा है, 4 न्यूटन, 4 न्यूटन ऊपर की ओर क्या दोस्तों, 4 न्यूटन का बल लग रहा है। तो ये क्या है, 3 न्यूटन का बल लग रहा है और ऊपर कितने का लग रहा है, 4 न्यूटन का बल लग रहा है, 4 न्यूटन का बल लग रहा है। तो इसमें परिणामी बल क्या होगा, परिणामी बल क्या होगा, तो देखिए दोस्तों ये डायरेक्शन ये क्या हो जाएगा, ईस्ट, यानी कि पूरा हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, नॉर्थ, यानी कि उत्तर, क्या हो जाएगा, उत्तर। देखिए दोस्तों ये डायरेक्शन तो मालूम होना चाहिए दोस्तों कि जो हमारा दिशा निर्धारण होता है उसमें से किसी भी मैप में ये ईस्ट यानी कि पूरब होता है, और ये वेस्ट यानी कि पश्चिम होता है, ये नॉर्थ यानी कि उत्तर होता है, और ये साउथ यानी कि दक्षिण होता है, मतलब कि दक्षिण होता है। क्या होता है दोस्तों, दक्षिण होता है। तो ये बात, तो ये क्या होना, ये क्या दोस्तों, इसे याद रखना है, इसे याद रखिएगा। अब देखिए, अब इसमें से जो रिजल्टेंट फोर्स होगा, तो ये ऊपर की ओर इतना है, एक नीचे की ओर इतना है, तो जाहिर सी बात है इसमें एक यहां से होगा जो बल लग रहा होगा, रिजल्टेंट जो होगा दोस्तों वहां से लगेगा, जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो इधर कुछ यहाँ पे लगेगा, रिजल्टेंट यहाँ पे क्या होगा, रिजल्टेंट होगा। तो ये रिजल्टेंट जो आएगा वो कितना आएगा, रिजल्टेंट कितना आएगा, तो रिजल्टेंट निकालने के लिए कितना आना चाहिए दोस्तों, रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या है, आर स्क्वायर, आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, कॉस थीटा। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए के जगह पर कितना रखेंगे हम, इसको ए वेक्टर मान लेते हैं और इसको बी वेक्टर मान लेते हैं। तो ए बराबर यहाँ पे 3 न्यूटन, 3 का स्क्वायर यानी कि फिर ये 4 का स्क्वायर प्लस 2, ए का मतलब 3 और ये 4, 3 4 और कॉस 90 डिग्री, कॉस क्या है 90 डिग्री, और कॉस 90 का वैल्यू क्या होता है दोस्तों, जीरो, कॉस 90 का वैल्यू जीरो, तो ये पूरा क्या हो गया, जीरो हो गया, कॉस 90, कॉस 90 बराबर क्या होता है, जीरो, कॉस 90 बराबर जीरो। तो रिजल्टेंट जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, यानी कि 3 तिया 9 प्लस 4 चौके 16, तो 16 और 9 25, 16 9 25, तो 5 किसका स्क्वायर होता है दोस्तों, 5 का स्क्वायर 25, यानी कि जो रिजल्टेंट होगा वो 5 न्यूटन का होगा, रिजल्टेंट कितने का होगा, ये 5 न्यूटन का रिजल्टेंट फोर्स इस पे लग रहा है, मतलब 4 इधर खींच रहा है और 3 इधर खींच रहा है, लेकिन इस पर जो ऑब्जेक्ट पर बल लागू हो रहा है वो 5 न्यूटन का ही लागू हो रहा है। लेकिन अगर ये 4 न्यूटन ऊपर खींचने के अलावा ये इसी डायरेक्शन में खींचे, पूरा दिशा की ओर खींचे, तो पूरा का पूरा बल एक ही पर लगेगा, तो 4 और 3 7 न्यूटन का बल इस पर लगता है। लेकिन अगर ये ऑपोजिट डायरेक्शन में खींचता, ये 4 इधर से खींचेगा, तो 4 में 3 चला जाएगा, 1 न्यूटन का इसके फोर्स लगता। लेकिन 90 डिग्री पे दोनों है, तो ये 5 न्यूटन का इसमें क्या है, परिणामी बल लग रहा है। आगे देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये भी दोस्तों अच्छा क्वेश्चन इसमें यहाँ पे दोस्तों मेरे लेके आया है। यदि दो सदिशों का परिमाण समान हो तथा उनके परिणामी का परिमाण भी सदिश के समान हो, तो उनके बीच का कोण क्या होगा, उनके बीच का कोण क्या होगा। देखिए दोस्तों कितना अच्छा क्वेश्चन है, समझिएगा दोस्तों, यानी कि कहने का मतलब क्या है, दो सदिशों का, यानी कि इसका x है, मान लेते हैं कि x न्यूटन का v का मान है और a का मान है, और b का भी जो वेक्टर है सदिश है उसका भी मान x है। लेकिन अब ऐसा हो गया दोस्तों कि जो रिजल्टेंट आ रहा है वो भी क्या है, x ही है, क्या है, x ही है। तो उनके बीच का कोण क्या होगा, यानी कि दोस्तों ए और बी के बीच में, यानी कि वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में कितना कोण बन रहा है, यानी कि ये जो एंगल थीटा बन रहा है यहाँ पे ये निकालना है, एंगल क्या है, ये निकालना है। तो हम लोग क्या देखे, हम लोग देख चुके पहले कि जो फॉर्मूला होता है ये रिजल्टेंट इक्वल टू ए स्क्वायर, तो ए की जगह पर हम डायरेक्ट डाटा को रखते हैं दोस्तों, एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी फिर से यहाँ पे एक्स स्क्वायर होगा प्लस 2, ए की जगह पर भी एक्स रखेंगे, बी की जगह पर भी एक्स रखेंगे, और कॉस थीटा क्या रखेंगे, कॉस थीटा, क्योंकि ये भी थीटा निकालना है, यहाँ पे ये एंगल जो थीटा है उसी को क्या करना, निकालना है।
अब लेकिन यहाँ पे बोला क्या गया दोस्तों कि जो आर बराबर भी है वो भी एक्स है। अब एक चीज समझिएगा दोस्तों, या तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दो या तो इस रूट को बराबर के उस पार ले जाओ, एक ही मतलब है। तो ये रूट को बराबर के उस पार ले जाएंगे एक्स स्क्वायर। एक बात आप समझ लीजिएगा दोस्तों, जैसे कि देखिए यहाँ एक्स के पावर 1/2 है, बराबर ये वाई है। तो अगर इस 1/2 को बराबर के उस पार हम ले जाते हैं तो ये वाई का स्क्वायर हो जाता है। क्या होता है? वाई का स्क्वायर हो जाता है। और ये 1/2 का मतलब ही क्या होता है दोस्तों कि ये रूट एक्स है। ये एक्स के पावर 1/2 है, इसका मतलब ये होता है कि वो रूट एक्स है। क्या है? रूट एक्स है। तो यहाँ पे ये रूट है, तो रूट कहने का 1/2 है, तो 1/2 है तो एक्स के बराबर उस पर ले जाएंगे तो ये पावर में आ जाएगा। तो ये रूट क्या है उधर चल जाएगा। या तो दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं तो ये 2 से 2 कट जाएगा, एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो दोनों करने से या तो दोनों तरफ स्क्वायर करो या तो इस रूट को बराबर के उस पार ले जाओ तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2x² प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर से 2x² और यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों? cos थीटा। अब यहाँ पे एक चीज और कर सकते हैं कि यहाँ से 2x और 2x² को कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 प्लस और यहाँ पे cos थीटा। अब यहाँ पे अब देखिए दोस्तों, ये जो x² और ये x² कट जाएगा, यानी कि 1 बट्टा क्या हो गया 2 हो गया। अब ये 1 प्लस में है, बराबर के उस पर में जाएगा तो माइनस हो जाएगा और ये क्या होगा cos थीटा। क्या हो जाएगा? cos थीटा हो जाएगा। तो cos थीटा बराबर क्या होगा 1, यानी कि -1/2 आ जाएगा, -1/2। तो थीटा बराबर यानी जो -1/2 है दोस्तों, यानी कि cos थीटा बराबर -1/2 कब होता है? जब cos 120 डिग्री का वैल्यू होता है तो माइनस होता है, यानी कि cos 120 का मान क्या होता है? माइनस में आता है। cos 120 क्या है? माइनस में होता है। तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा 120 डिग्री। यानी कि ये दोनों के बीच में जो वेक्टर का, इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो कितने का बन रहा है? 20 डिग्री का एंगल बन रहा है। कितने का एंगल है दोस्तों? 20 डिग्री का। तो थीटा बराबर यहाँ पे जो हो गया वो 20 डिग्री आ गया। कितना? 20 डिग्री। थीटा बराबर क्या हो गया दोस्तों? 20 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? इसमें एक दो क्वेश्चन और करेंगे दोस्तों, बस उसके बाद अगले क्लास में हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये a प्लस बी है और ये माइनस बी है। तो a और b के बीच का एंगल फिर से, यानी कि थीटा एंगल फिर से यहाँ पे पूछा गया है। अब देखिए दोस्तों, हम लोगों ने क्या देखा कि जब a प्लस बी था तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, a² + b² प्लस 2ab cos थीटा, ये रिजल्टेंट इसका था a प्लस बी का। लिख देता हूँ दोस्तों, एक राउंड लिख ही लेते हैं। मतलब कि ये थीटा बराबर हम लोग को निकालना है। तो a प्लस बी, यानी कि ये क्या है वेक्टर a प्लस बी इक्वल टू वेक्टर a माइनस बी। जब दोनों बराबर हो तो इसका एंगल क्या होना चाहिए? तो a प्लस बी का क्या होता है दोस्तों? हमने देखा है रिजल्टेंट इसका क्या होता है, a² + b² प्लस 2ab cos थीटा। प्लस में है, अब इसका माइनस में है तो इसमें जस्ट उल्टा हो जाएगा, a² + b² माइनस 2ab cos थीटा, ये भी cos थीटा। अब इसमें क्या करना है दोस्तों? स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करेंगे क्या बच जाएगा? a² + b² प्लस, यहाँ पे पेन चेंज कर लेते हैं दोस्तों, a² + b² प्लस 2ab cos थीटा इक्वल टू फिर से a² + b² माइनस 2ab cos थीटा, तो ये भी cos थीटा। अब देखिए दोस्तों, ये a² प्लस में है, ये माइनस में है, ओ सॉरी, ये भी प्लस में, ये भी प्लस, ये बराबर के उस पर जाएगा तो माइनस हो जाएगा तो ये कट जाएगा। ये प्लस में है, ये भी बराबर उस पर जाएगा तो कट जाएगा। तो अब क्या बच जाएगा, यानी यहाँ पे क्या बच गया 2ab
कॉस थीटा इक्वल टू माइनस 2ab कॉस थीटा, माइनस 2ab कॉस थीटा। तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, ये कट जाएगा। अब क्या करना है दोस्तों, ये माइनस में है उसको बराबर के उस पार ले जाते हैं। तो ये माइनस में है बराबर के उस पार चला जाएगा, तो क्या बचेगा 4ab कॉस थीटा बराबर के उस पर जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 0, बराबर क्या आ जाएगा 0। तो यहाँ पे कॉस थीटा बराबर हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा बराबर ए बी, 4ab बराबर के उस पार जाएगा, यानी कि 0/4ab, तब भी क्या बचेगा ये 0, यानी कि ये क्या बच गया कॉस थीटा बराबर 0। जब कॉस थीटा 0 होता है इसका मतलब थीटा क्या होगा 90 डिग्री का होगा, क्या होगा 90 डिग्री का। तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा ए और बी के बीच में वो 90 डिग्री का बनेगा। अगर किसी वस्तु का 3 न्यूटन और 4 न्यूटन का बल आरोपित हो रहा हो तो उसमें निम्न में से कौन सा परिणामी का परिमाण नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। देखिए दोस्तों, हमने क्या देखा, दोनों चीज, एक चीज देखिए दोस्तों, अगर मैक्सिमम और मिनिमम निकालना है, क्या निकालना है मैक्सिमम और मिनिमम, यानी कि मैक्सिमम फोर्स कब लगता है जब दो वेक्टर के बीच में एंगल क्या हो 0, एंगल क्या हो, जब दो वेक्टर के बीच में एंगल 0 होता है तो उस केस में क्या होता है, जो फोर्स लगता है वो मैक्सिमम लगता है। 0 होता है तो रिजल्टेंट क्या आता है मैक्सिमम, रिजल्टेंट मैक्सिमम होता है। और थीटा जब 180 डिग्री हो एंगल तो इसमें मिनिमम होता है, क्या होता है मिनिमम होता है। तो ये दोनों के बारे में हम लोगों ने देखा था। तो पहले हम लोग मैक्सिमम निकालते हैं कि रिजल्टेंट मैक्सिमम कब होगा, जब एंगल 0 होगा। तो जब एंगल 0 होता है तो क्या होता है a प्लस बी यानी कि 3+4, मैक्सिमम से मैक्सिमम 7 न्यूटन का क्या हो सकता है रिजल्टेंट हो सकता है, मैक्सिमम से मैक्सिमम। और मिनिमम की बात करें दोस्तों तो मिनिमम में क्या होगा, एंगल क्या हो जाएगा 180। तो 180 में a माइनस बी, ऊपर हम लोग दोस्तों इसका सारा डेरिवेशन कर चुके हैं। तो a माइनस बी यानी कि 3-4 लिखो या 4-3 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मोड लगा हुआ है तो ये प्लस में ही वैल्यू देगा। तो माइनस यानी कि ये 1 न्यूटन, यानी कि इसमें मिनिमम 1 न्यूटन का बल लग सकता है परिणामी बल, और मैक्सिमम 7 लग सकता है। तो 1 न्यूटन यानी कि 1 और 7 के बीच में, 1 न्यूटन और 7 न्यूटन के बीच में मैक्सिमम रिजल्टेंट हो सकता है। तो 1 और 7 के बीच में जो होगा वो उसके छोड़ के जो होगा वही आंसर होगा, यानी कि 8 न्यूटन नहीं हो सकता है। सदिश समकालीय एकांक सदिश यानी राइट एंगल यूनिट, राइट एंगल्ड यूनिट, राइट एंगल यूनिट कहने का मतलब क्या है दोस्तों कि एक्सिस क्या होता है, 3 एक्सिस होता है, क्या होता है 3 एक्सिस, एक एक्स एक्सिस होता है, दूसरा क्या होता है वाई एक्सिस होता है, और एक तीसरा क्या होता है जेड एक्सिस होता है। और इन तीनों के बीच में जो होता है वो 90 डिग्री का कोण बनता है। ये देखिए दोस्तों, ये जो इधर है ये इधर नहीं, ये बल्कि ऊपर होता है, यानी कि कोई ऊपर बाहर की ओर, जैसे कि एक प्लेन है, ये क्या है प्लेन है। तो प्लेन में एक्स और वाई, यानी कि कोई भी प्लेन में हमेशा 2 एक्सिस ही रह सकता है, या तो एक्स वाई रहेगा, या तो वाई जेड रहेगा, या तो एक्स जेड रहेगा, 2 ही एक्सिस रह सकता है। तो पहले एक्स वाई प्लेन में है, तो ये जो जेड एक्सिस होगा ये बाहर की ओर होगा, प्लेन से क्या होगा या सतह से क्या होगा बाहर की ओर होगा, क्या होगा बाहर की ओर होगा। तो सब में यहाँ पे क्या होगा दोस्तों 90 डिग्री का, 90 डिग्री होगा, सब क्या होगा 90 डिग्री पे होगा। और ये 90 डिग्री पे होगा, और साथ ही साथ दोस्तों जो एक्स एक्सिस में होगा उसे क्या कहा जाता है आई, एक्स एक्सिस में होगा उसे क्या कहा जाता है आई क्या, आई क्या कहा जाता है आई वेक्टर। और जो वाई एक्सिस में होता है उसे जेड वेक्टर, और जो जेड जे वेक्टर, और जो जेड एक्सिस में होता है उसे के वेक्टर कहा जाता है, यानी कि आई जे के। तो एक्स एक्सिस में आई और वाई एक्सिस में जे और जेड एक्सिस में के होता है। और ये सारे के सारे क्या होता है दोस्तों 90 डिग्री में होता है, क्या होता है ये सारे के सारे 90 डिग्री में होता है, इसलिए 90 राइट एंगल यूनिट इसे कहा जाता है, राइट एंगल यूनिट इसे कहा जाता है। अब देखिए दोस्तों, तो ये क्या है दोस्तों सारे के सारे 90 डिग्री में होगा। अब इसमें दोस्तों इसका निरूपण या दर्शाया कैसे जाता है, कोई वेक्टर ए है, तो ए है मतलब कि ये एक्स एक्सिस है,
और ये वाई एक्सिस है, और ये क्या है, जेड एक्सिस है, यानी कि एक्स वाई और जेड। और यहाँ पे अगर एक्स 3i है, मतलब कि ये 3i जो किधर है, एक्स एक्सिस में है, और 8j जो है वो वाई एक्सिस में है, वो क्या है, वाई एक्सिस में है। और जो 5k है वो किधर है, जेड एक्सिस में है, तो किधर है, जेड एक्सिस में है। तो ये आई जे के फॉर्म में इसे दर्शाया जाता है, के फॉर्म में इसे दर्शाया जाता है। अब एक्स एक्सिस का, अब देखिए दोस्तों, एक्स एक्सिस का परिमाण कितना है, 3 हो जाएगा, क्योंकि एक्स एक्सिस का 3 है, वाई एक्सिस का 8 होगा, और जेड एक्सिस का क्या होगा, 5 होगा। तो ये इसका क्या हो जाएगा, परिमाण हो जाएगा। अगला पेज क्या कहता है दोस्तों, सदिशों का गुणनफल। सदिशों का गुणनफल यानी कि दोस्तों, अगर दो सदिश राशि को गुना करेंगे, गुणनफल करेंगे, तब क्या होगा, और दो अदिश राशि का गुना करेंगे तब क्या होगा। यानी कि ये अदिश जो है, ये क्या कहलाता है, स्केलर प्रोडक्ट। ये क्या कहलाएगा, स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट। ये क्या कहता है, स्केलर प्रोडक्ट। और स्केलर प्रोडक्ट के साथ ही साथ इसे डॉट प्रोडक्ट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डॉट प्रोडक्ट कहा जाता है। डॉट प्रोडक्ट क्यों कहा जाता है दोस्तों, इसको हम आगे देखेंगे। और ये जो सदिशों का सदिश गुणनफल है, तो इसे क्या कहा जाता है, क्रॉस प्रोडक्ट, या तो इसे वेक्टर प्रोडक्ट कहा जाता है। वेक्टर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब क्या होता है दोस्तों, गुणनफल। वेक्टर प्रोडक्ट, या तो इसे क्या कहा जाता है, क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट कहा जाता है, क्रॉस प्रोडक्ट कहा जाता है। यानी कि दोस्तों, जब सदिशों का सदिश, यानी कि जब दो सदिश राशि का गुणनफल गुना करेंगे तो क्या होगा, और जब दो दो अदिश राशि को गुना करेंगे तब क्या होगा, और दो सदिश राशि को गुना करेंगे तब क्या होगा, ये यहाँ पे दोस्तों दर्शाता है। तो आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों, कि जब सदिशों का, यानी कि सदिशों का गुणनफल, सदिशों का अदिश गुणनफल, यानी कहने का मतलब क्या है दोस्तों, कि जब दो अदिश राशि को गुना करेंगे, दो अदिश राशि को गुना करेंगे, यानी कि एक अदिश राशि और दूसरा अदिश राशि, एक अदिश राशि और एक और अदिश राशि, यानी कि दो अदिश राशि का गुना करेंगे तो क्या आएगा, तो क्या आएगा, तो जब एक अदिश और एक अदिश को गुना करेंगे दोस्तों, तो हमेशा क्या आता है, एक अदिश राशि आता है। क्या आता है, अदिश राशि ही आता है। क्या होता है, यानी कि अदिश गुणनफल, यानी कि दो अदिशों का गुणनफल हमेशा क्या आएगा, एक अदिश राशि ही होगा। क्या होगा, अदिश राशि ही होगा। अब देखिए दोस्तों, अब इसको डॉट प्रोडक्ट क्यों कहते हैं दोस्तों, कि जब कोई दो वेक्टर ए और बी किसी एंगल थीटा के साथ हो, तो और दोनों वेक्टर को जब गुना किया जाए, दोनों वेक्टर को गुना किया जाए, तो गुना कहने का मतलब दोस्तों एक डॉट प्रोडक्ट होता है। यहाँ पे डॉट, तो ये डॉट की वजह से इसे क्या कहा जाता है, डॉट प्रोडक्ट कहा जाता है। ये जो डॉट है, तो डॉट प्रोडक्ट की वजह से इसे डॉट प्रोडक्ट कहा जाता है। तो जब डॉट होता है तो ए बी कॉस थीटा होता है, और एक क्या होता है, ए क्रॉस बी क्रॉस, तो वो क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट। यहाँ पे क्रॉस है, यहाँ पे क्या है, क्रॉस है, तो क्रॉस को क्या बोलते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट। और ये जो होता है ए बी साइन थीटा एन कैप आता है, ये एन कैप आता है। ये क्रॉस प्रोडक्ट में ए बी साइन थीटा होता है, डॉट प्रोडक्ट में ए बी कॉस थीटा आता है। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग पहले क्या देखेंगे, कि जो अदिश गुणनफल होगा वो क्या होगा, ए बी कॉस थीटा यहाँ पे हो जाता है दोस्तों। इसका एग्जाम्पल हम दोस्तों आगे, अभी जब इसका आगे हम दोस्तों सोल्यूशन करेंगे, तो वहां पे इसका एग्जाम्पल हम दोस्तों आगे देंगे। आगे देखिए दोस्तों, सदिशों का सदिश गुणनफल, तो इसे क्या कहा जाता है, क्रॉस प्रोडक्ट कहा जाता है। क्रॉस क्यों कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि इन दोनों को गुना किया जाता है, तो और जब वो क्रॉस किया जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, साइन थीटा होता है। अगर डॉट प्रोडक्ट होता तो कॉस थीटा होता था, और इसमें क्या होता है, साइन थीटा। और एन यहाँ एन कैप लगाया दोस्तों, क्यों, इसमें क्या है, एन कैप लगाया है। तो एन कैप क्यों लगाई है, क्योंकि एन कैप कैप कहता है कि जो तल के लंबवत सदिश होगा, जो प्लेन सरफेस है, उस सरफेस से क्या होगा, लंबवत होगा, यानी कि 90 डिग्री पर होगा, तो वो क्या कहलाता है, सदिशों का सदिश गुणनफल होता है, यानी कि वो क्रॉस प्रोडक्ट होता है, क्रॉस प्रोडक्ट होता है। अब आगे देखिए दोस्तों, इसका क्या है, आगे देखिए, सदिशों का गुणनफल होता है, सदिशों का गुणनफल होता है। तो सदिशों का गुणनफल क्या होता है दोस्तों, सदिश और अदिश दोनों हो सकता है। सदिशों का गुणनफल, जैसे कि देखिए दोस्तों, अगर हम फोर्स की बात करें, तो फोर्स
मिल फोर्स जो है क्या मिल फोर्स किससे बना है? फोर्स बल जो है हमारा मास से बना है, फिर त्वरण से बना है, त्वरण से। तो यहाँ पे मास क्या है? एक अदिश राशि है, और त्वरण क्या है? सदिश राशि है। तो जब एक अदिश और सदिश को गुना करेंगे तो हमें क्या मिल रहा है? यहाँ पे फोर्स आ रहा है, और फोर्स क्या है? एक सदिश राशि है। क्या है? सदिश राशि है। अब एक और एग्जांपल देखते हैं दोस्तों, वर्क। वर्क हमारा क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या है? दोनों, ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, लेकिन वर्क हमारा क्या है? ये सदिश राशि है, ये भी सदिश राशि है, लेकिन वर्क जो है वो क्या है? एक अदिश राशि है। क्या है? अदिश राशि है। तो सदिश होगा या तो अदिश होगा, सदिशों का गुणनफल अदिश होगा या तो सदिश होगा। दोनों नहीं हो सकते, एक चीज होगा, या तो सदिश या तो अदिश। आगे को आगे क्या है दोस्तों? देखिए अदिश गुणनफल क्या होगा। देखिए आगे यहाँ पे हमने क्या बताया दोस्तों, कि आगे जब हम स्लाइड जाएंगे तो इसके बारे में बताएंगे। तो यहाँ पे हमने क्या एग्जाम्पल के बारे में बोला था दोस्तों, कि एग्जाम्पल हम लेंगे। तो इसका एग्जाम्पल दोस्तों आगे हम लेंगे कि अदिश गुणनफल क्या होता है और सदिश गुणनफल क्या होता है। नीचे काट दें। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है दोस्तों, ये अदिश गुणनफल क्वेश्चन क्या पूछा गया कि वेक्टर ए थ्री आई प्लस फोर जे वेक्टर प्लस एट के वेक्टर हो, और बी वेक्टर फोर आई वेक्टर प्लस सिक्स जे वेक्टर प्लस नाइन के वेक्टर हो, तो ए और बी का अदिश गुणनफल क्या होगा? अदिश गुणनफल क्या होगा? अदिश कहने का मतलब क्या है दोस्तों, कि ये डॉट प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहा है। ये क्या कर रहा है? डॉट प्रोडक्ट। और डॉट प्रोडक्ट कहने का मतलब क्या है? ये ए डॉट बी, ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। जब कॉस यहाँ पे एंगल का जिक्र ना हो तो दोस्तों, तो डायरेक्ट हम लोग ए और बी को क्या करेंगे? गुना करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो वेक्टर ए इक्वल टू क्या है? आई आई प्लस फोर जे प्लस एट के वेक्टर, और बी इक्वल टू बी वेक्टर बराबर क्या है दोस्तों? फोर आई वेक्टर प्लस सिक्स जे वेक्टर प्लस नाइन के वेक्टर, नाइन के वेक्टर, नाइन के वेक्टर। अब एक चीज समझिएगा दोस्तों, कि जब आई और आई का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ये वन होता है। आई और आई का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ये वन होता है। जे और जे का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तब भी ये वन होगा। के और के का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तब ये वन होगा। हालांकि सेम चीज से जब गुना करेंगे तो ये वन होगा, लेकिन अगर आई के साथ जे डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ये जीरो होगा। फिर आई के साथ अगर के करेंगे तो भी जीरो होगा। और आई के यानी कि आई के साथ जे या तो के करेंगे तभी जीरो होगा, और जे के साथ अगर के का करेंगे तभी जीरो होगा, तभी क्या होगा? जीरो होगा। यानी कि अगर अलग अलग, यानी कि सेम के अलावा अगर डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो वो क्या होता है? जीरो होता है। वो क्या होता है? जीरो होता है। तो यहाँ पे ए डॉट बी, तो यहाँ पे इसको क्या करना है दोस्तों? थ्री आई प्लस फोर जे प्लस एट के वेक्टर, और ये यहाँ से इसका प्रोडक्ट करेंगे हम लोग। फोर आई प्लस सिक्स जे प्लस नाइन के वेक्टर, नाइन के वेक्टर, नाइन के वेक्टर। अब ये देखिएगा दोस्तों, ये इधर दोस्तों ये बात को याद रखिएगा, ये डॉट प्रोडक्ट के लिए है कि जब आई आई को गुना करेंगे तो वन होगा, यानी कि सेम वेक्टर से अगर गुना होगा तो वो वन देगा, लेकिन अगर ऑपोजिट कोई दूसरा से दूसरा होगा तो जीरो देता है। अब देखिए यहाँ से थ्री से फोर को गुना करेंगे तो तीन चौक क्या होगा? 12। लेकिन आई और आई सेम है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या करेगा? वन देगा, यानी कि ये 12 का 12 ही रहेगा। प्लस अगर थ्री आई से फिर अगर इसको करेंगे, चार तो 12 तो हो जाएगा, लेकिन आई और जे दूसरा आ गया, यानी कि ये जीरो होगा। तो ये क्या कर देगा? जीरो कर देगा। तो जीरो जीरो कर देगा इसको। फिर चार अगर तीन से फिर इसको नौ या 27, लेकिन आई और के फिर क्या कर देगा? जीरो कर देगा। तो फिर आगे देखते हैं, चार से चार करेंगे तो चार तो 16 होगा, लेकिन आई और जे हो जाएगा तो ये जीरो कर देगा। फिर चार छक्के 24, 24 तो जे और जे ये क्या करेगा? वन देगा। प्लस आठ, ये इसके साथ जीरो, ये इसके साथ गुना करेंगे जीरो देगा, और ये इसके साथ करेंगे फिर भी जीरो देगा। फिर आठ आठ का क्या हो जाएगा? 72।
8 नवा क्या हो जाएगा 72, फिर के का के गुना कर 1 करेगा 1 देगा, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों 24 तिया 72, फिर 24 चौके 4 6 और यानी कि 6 4 और 2 6 2 8, फिर 7 2 9 और 1 10, यानी कि इसका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो कितना हो जाएगा 108, इसका आंसर आ जाएगा 108 क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा डॉट प्रोडक्ट का। आगे देखिए दोस्तों, आगे क्या दिया गया दोस्तों अदिश गुणनफल यानी कि सेम, ये क्या है दोस्तों सेम क्वेश्चन है, ये क्या है दोस्तों सेम क्वेश्चन है, तो इसको आप देखिएगा दोस्तों करके, या मैं कर दूं दोस्तों बता ही देता हूँ दोस्तों। देखिए फिर ये सेम करना है यानी कि डॉट प्रोडक्ट अदिश गुणनफल यानी कि डॉट प्रोडक्ट, यहाँ से ये डॉट प्रोडक्ट, यहाँ पे एंगल नहीं दिया गया दोस्तों, अगर एंगल देता तब हम यहाँ पे cos थीटा का यानी कि 3 जो भी एंगल था वो एंगल हम ले लेते हैं, तो ये फिर से यहाँ पे क्या होगा 5 प्लस सॉरी माइनस दिया गया है -3 प्लस 6k, फिर यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है ये, फिर आई के जगह पर क्या करना है यानी कि यहाँ पे कुछ नहीं तो 1i प्लस 2j प्लस 6k। अब इसको फिर से गुना करेंगे दोस्तों, 5 एका 5 देगा ये, और इसके दूसरे में गुना करेंगे तो 0 दे देगा ये, फिर माइनस यहाँ पे क्या है 3 -3 और ये j है, तो j के साथ j को गुना करेंगे तो 3 यानी कि -3 3 दूना 6, तो ये क्या देगा -6 3 दूना 6 3 दूना 6, फिर प्लस 6 छक्के 36, तो ये 6 माने 36 में 6 चला जाएगा 30 30 और 5 कितना हो जाएगा 35, 30 और 5 35, तो इसका डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 35, कितना आ जाएगा दोस्तों 35। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अब सदिशों का वियोजन या डिसोसिएशन ऑफ वेक्टर, या तो इसे क्या कहा जाता है दोस्तों रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर या तो डिसोसिएशन ऑफ वेक्टर, यानी कि एक ये एक्स एक्सिस है दोस्तों, ये वाई एक्सिस है, यानी कि यहाँ से दोस्तों अलग से देखिए, अलग से देखिए कि ये क्या है एक एक एक्स एक्सिस है, और एक क्या है एक सेकंड दोस्तों, हाँ एक ये क्या है वाई एक्सिस है, यानी कि दोस्तों ये यहाँ से बीचों बीच से एक कोई फोर्स एफ है, फोर्स क्या है एफ है, जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस से थीटा एंगल पे क्या कर रहा है ये फोर्स लग रहा है, बल लग रहा है। तो हमने कल क्या बताया था दोस्तों कि ये जो फोर्स होता है अगर किसी एंगल पर होता है तो ये फोर्स दो भागों में पड़ता है, एक फोर्स यानी कि ये हॉरिजॉन्टल में भी लगता है और एक वर्टिकल में भी लगता है, तो हॉरिजॉन्टल के साथ जो लगता है वो एफ कॉस थीटा होता है, और वर्टिकल के साथ जो होता है वो एफ साइन थीटा होता है, वो क्या होता है एफ साइन थीटा होता है, तो एक्स एक्सिस में एफ कॉस थीटा देगा और वाई एक्सिस में क्या होगा एफ साइन थीटा में ये टूटता है, तो ये यानी कि दोस्तों ये जो फोर्स है किसी एंगल पर यहाँ पे कोई भी फोर्स यहाँ पे अगर 10 होता तो एफ कॉस थीटा यानी कि 10 कॉस थीटा 10 साइन थीटा यहाँ पे हो जाता, यहाँ पे 20 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मतलब यानी कि कोई भी एंगल पर अगर कोई फोर्स दिया गया हो तो वो दो भाग में टूटता है, वो एक वर्टिकल में भी कुछ बल लगाए और कुछ बल जो है हॉरिजॉन्टल में भी लगाएगा, ये दो भाग में टूट जाता है, ये क्या है दो भागों में टूट जाता है, तो इसे ही क्या कहा जाता है सदिशों का वियोजन या तो डिसोसिएशन ऑफ वेक्टर या रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर या तो फिर रिजॉल्व ऑफ वेक्टर, तो किसी तो ये क्या है दोस्तों दो भागों में टूट जाता है। आगे देखिए दोस्तों इसमें एक क्या है क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों कि अगर कोई बल F बराबर 10 न्यूटन है तो ये एक्स एक्सिस में यहाँ पे देखिए एक्स एक्सिस में कितना फोर्स लग रहा है और वाई एक्सिस में कितना फोर्स लग रहा है, तो हमने क्या कहा दोस्तों कि जब कुछ एंगल पर होता है तो जो एक्सिस होगा यानी कि एक्स एक्सिस होगा या एक्स अक्ष में जो होगा वो कितना फोर्स लगाएगा एफ कॉस थीटा, एफ कॉस थीटा, तो एफ बराबर कितना है 10, एफ बराबर कितना है तो 10 और कॉस थीटा एंगल कितना है 30 है, तो 10 और 30 का मान कितना है दोस्तों कॉस 30 का मान क्या होता है √3/2, √3/2 यानी कि 2 5 10 तो 5√3 क्या है 5√3, यानी कि दोस्तों ये एक्स अक्ष में कितना लग रहा है, एक्स अक्ष में कितना लग रहा है
5√3 का क्या है, फोर्स लग रहा है इतना न्यूटन का एक्स एक्सिस में। और वर्टिकल एक्सिस में कितना लग रहा है दोस्तों, यानी कि वाई अक्ष में कितना लग रहा है, तो वाई अक्ष में कितना लगेगा, एफ साइन थीटा। एफ साइन थीटा, तो एफ बराबर 10, साइन 30 बराबर कितना है, यानी कि साइन एंगल कितना है 30 है, तो साइन 30 यानी कि 10 इंटू साइन 30 का मान क्या होता है 1/2, साइन 30 का मान 1/2 यानी कि ये 5 न्यूटन लगेगा। तो ये वाई एक्सिस में कितना लग रहा है, 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। 5 न्यूटन, और ये वाई एक्सिस पर कितना 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। अब देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे दोस्तों न्यूमेरिकल हम लोग देखेंगे कि न्यूमेरिकल किस किस प्रकार से पूछा जाता है, न्यूमेरिकल किस प्रकार से पूछा जाता है। यानी कि दोस्तों तीन टाइप चार टाइप में दोस्तों, तो ये पहला टाइप है, यानी कि ये फॉर्मूले पर, यानी कि इस बेसिस के फॉर्मूले पर हम न्यूमेरिकल को देखेंगे। तो पहला क्या है दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या है कि ए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर रिजल्टेंट आर है, तथा ए बराबर बी बराबर आर हो, तो ए और बी के बीच का कोण क्या होगा, कोण यानी कि एंगल। यानी कि देखिए दोस्तों, एक क्या है, दो वेक्टर है, एक ए है और एक क्या है बी है, क्या है बी है। तो तीसरा वेक्टर यानी कि इसका जो रिजल्टेंट होगा, इसका जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, यानी कि ये तीनों बराबर है दोस्तों, तीनों क्या है बराबर है। तो मान लेते हैं ए बराबर बी बराबर आर बराबर एक्स, क्या मान लिया हमने, एक्स मान लिया। तो फॉर्मूला क्या होता है रिजल्टेंट का, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, और यही थीटा एंगल हम लोगों को क्या करना है, निकालना है। तो सबको हमने एक्स माना है, तो यहाँ पे एक्स लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x एक्स इंटू कॉस थीटा, क्या है ये कॉस थीटा। अब और यहाँ पे क्या होगा, ये रूट होगा। अब यहाँ पे दोस्तों या तो दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, या तो रूट को बराबर के उस पार ले जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, एक्स स्क्वायर बराबर, यानी कि एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2x और x 2x स्क्वायर डॉट यानी कि गुना कॉस थीटा, क्या हो जाएगा कॉस थीटा। अब आगे इसको क्या करना है, दो यानी कि 2x स्क्वायर यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, 2x स्क्वायर को कॉमन ले लिया हमने, क्या बचा 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा। अब देखिए दोस्तों, अगर ये एक्स स्क्वायर को बराबर के उस पर ले जाएंगे तो ये गुना में है, तो बराबर के उस पर जाएगा क्या होगा, भागा हो जाएगा, यानी कि सबको बराबर के उस पर ले ही जाते हैं, बराबर के उस पर ले ही जाते हैं। तो बराबर के उस पर ले जाने के बाद क्या होगा दोस्तों, बराबर के उस पर ले जाने के बाद क्या होगा, एक्स स्क्वायर बटा 2x स्क्वायर बराबर 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा, यानी कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर कट जाएगा 1/2 माइनस, और ये 1 चला जाएगा, यानी कि कॉस थीटा, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है माइनस 1/2 आ जाएगा, यानी कि ये 1/2 से जब इसको हल करेंगे -1/2। अब ये -1/2 किसका होता है दोस्तों, तो 120 डिग्री बराबर कॉस 120 कॉस 120 डिग्री बराबर क्या होता है -1/2 होता है, -1/2 होता है। -1/2 होता है। अब देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे यानी कि 120 यानी कि 120 डिग्री है, तो थीटा बराबर कितना है 120 डिग्री, यानी कि ये डिग्री में दोस्तों। तो यहाँ पे डिग्री में तो ऑप्शन है नहीं, डिग्री में ऑप्शन है नहीं, तो यहाँ पे रेडियन में है, तो रेडियन में निकालने के लिए रेडियन यानी कि 120 डिग्री का क्या होता है, 120 डिग्री का रेडियन में अगर निकालना तो कितना होगा, तो 520 होता है। तो पाई यानी कि यहाँ पे देख लीजिए पाई बराबर कितना होता है 180 डिग्री, तो यहाँ पे 2, और पाई पाई का मतलब क्या था 180, तो यहाँ पे 3 से भाग देंगे तो कितना होगा, 3 छक्के 18, यानी कि 6 दूना 12, यानी कि 120 कितना है 120, 120 डिग्री है। तो ये 120 डिग्री क्या हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर का सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे रेडियन को कैसे, यानी कि दोस्तों रेडियन को कैसे चेंज करेंगे डिग्री में, और डिग्री को कैसे चेंज करेंगे रेडियन में।
तो जो पाई बराबर होता है, पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री के क्या होता है, बराबर होता है। तो अगर एक रेडियन हमें निकालना हो तो 180 बट्टा क्या करते हैं, पाई लिखते हैं, 180 बट्टा पाई लिखते हैं। और अगर 180 डिग्री बराबर सेम चीज पाई रेडियन होता है, तो अगर एक डिग्री निकालना हो तो पाई बट्टा 180 रेडियन और डिग्री, ये क्या आ जाएगा, रेडियन में आ जाएगा। एक रेडियन बराबर 180 बटा 60 डिग्री। अब देखिए दोस्तों, अगर एक रेडियन की बात करें निकालना हो तो इसको एक रेडियन बराबर कितना होता है निकाल देते हैं। पाई का मान कितना होता है 22/7, ये 7 ऊपर चला जाएगा, तो इसको काटने के बाद कितना आएगा, 2 1 2 2 1 2 2 9 18 0 9 7 63। तो एक रेडियन बराबर 9 7 63 अपॉन 6। तो ये एक रेडियन बराबर कितना हो जाएगा, एक रेडियन बराबर 11 5 55, फिर 55 है 5 और 3 8, यानी कि 11 7 80, यानी कि 80 यानी 11 7 77, 11 7 77, 77 बच कितना गया 3, 3 यानी कि 11 दूना, यानी कि पॉइंट लगाएंगे यहाँ पे दोस्तों 0.2, यानी कि इतना डिग्री होता है। एक रेडियन बराबर जो होता है, एक रेडियन बराबर कितना होता है दोस्तों, 57.2 डिग्री होता है। ये याद रखिएगा, ये इसको याद रखिएगा। अब यहाँ पे अगर निकालना होगी एक डिग्री बराबर कितना रेडियन होता है, एक डिग्री बराबर कितना, ये किस में आएगा, ये रेडियन में आएगा, ये किस में आएगा, रेडियन में। तो रेडियन को अगर इसमें एक डिग्री बराबर कितना रेडियन होता है चेंज करना चाहें तो एक डिग्री बराबर, तो ये पाई बट्टा इतना रेडियन में आ गया दोस्तों, इतना रेडियन में आ गया। लेकिन वहां पे कितना था दोस्तों, 120 डिग्री था, कितना था 120 डिग्री। तो 120 डिग्री को अगर हमें 120 डिग्री रेडियन में निकालना है, 120 डिग्री को अगर रेडियन में निकालना है तो किससे निकालेंगे हम, 120 डिग्री में एक रेडियन बराबर इतना होता है, 120 डिग्री बराबर होगा, यानी कि पाई अपॉन 180 गुना 120, 120, 120 अब कितना बार में कट जाएगा ये, एक जीरो से एक जीरो, फिर 6 दूना 12, 6 3 18, तो 120 डिग्री बराबर कितना, 2 पाई अपॉन 3 रेडियन आ गया। तो इतना ही आया था आंसर वहां पर दोस्तों, इतने आया था। तो यहाँ पे इस प्रकार से ही इसको चेंज किया जाता है। रेडियन में अगर चेंज करना हो तो यहाँ पे इस प्रकार डिग्री, रेडियन को डिग्री में और डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए ये प्रोसेस होता है। आगे देखिए दोस्तों, वेक्टर इतना इतना का परिमाण क्या होता है, यानी कि दोस्तों अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना हो, परिमाण कहने का मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड। अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना हो तो मैग्नीट्यूड निकालने का क्या होता है दोस्तों, डायरेक्ट फॉर्मूला, कि जो ए वेक्टर है, जैसे कि यहाँ पे क्या है, ए वेक्टर है, यानी सबसे पहले दोस्तों डायरेक्शन में, डायरेक्शन को इसमें लिखते हैं कि किधर है, किधर किधर दिया गया। सबसे पहले यहाँ पे एक्स एक्सिस का जो होता है एक्स वाई, वो डायरेक्शन लिखते हैं। तो ये क्या है, एक्स एक्सिस है, और ये क्या है, वाई एक्सिस है, और ये जेड एक्सिस है। अब एक्स एक्सिस में कितना है दोस्तों, 3i, और वाई एक्सिस में कितना है, 4j। तो जेड एक्सिस में कितना हो गया दोस्तों, कुछ नहीं है, तो 0, के एक्सिस 0 है, कितना है, 0 है। यानी कि एक्स एक्सिस का परिमाण कितना हो गया, एक्स एक्सिस का परिमाण यहाँ पे 3 दिया गया है, और वाई का कितना है, 4 है, और जेड एक्सिस का कितना है, 0 है। जेड एक्सिस का क्या है, 0 है। तो जब भी इसका परिमाण निकालना होता है दोस्तों, यानी कि वेक्टर ए का अगर परिमाण निकालना हो या मैग्नीट्यूड निकालना हो, मैग्नीट्यूड या परिमाण निकालना हो, तो सबको रूट अंडर के अंदर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर कर देते हैं। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 3 तिया 9 प्लस 4 चौके 16, 3 तिया 9 प्लस 4 चौके 16, और ये 0 का 0 आ जाएगा, यानी कि 16 और 9 कितना हो गया 25, रूट अंडर 25 यानी कि 5। तो जो मैग्नीट्यूड कितना निकल करके आ गया, 5 निकल करके आ गया। कितना है दोस्तों, 5 निकल करके आ गया। तो 5 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अगला क्या है दोस्तों, बी का परिमाण, फिर परिमाण वही निकालना है दोस्तों। तो परिमाण निकालने का सीधा हमने क्या बताया दोस्तों, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, फिर 2 के स्क्वायर, रूट अंडर कर दो, फिर 4 चौके 16, 6 छके 36, 2 दूना 4, यानी 36 और 4 40, 40 और 10 50 और 6 56, रूट अंडर 56 हो जाएगा, रूट अंडर 56 हो जाएगा।
अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है, 12 न्यूटन तथा 8 न्यूटन परिमाण के दो बल एक वस्तु पर कार्यरत वस्तु पर लगने वाले परिणामी बल का अधिकतम मान क्या है? अधिकतम मान क्या है? तो अधिकतम मान तब होता है दोस्तों जब दो फोर्स एक ही डायरेक्शन में लगता हो। मैंने कल भी कहा था दोस्तों कि जब एंगल मैक्सिमम फोर्स कब लगेगा? जब दो फोर्स के बीच में जो एंगल होगा वो 0 डिग्री होगा, तो उसमें क्या लगेगा? मैक्सिमम फोर्स लगेगा, मैक्सिमम बल लगेगा। और मिनिमम कब आएगा? मिनिमम कब आएगा? जब दोनों के बीच विपरीत डायरेक्शन में हो, दोनों फोर्स एक दूसरे के विपरीत में हो। ये क्या है, एक ही दिशा में दो वेक्टर लग रहा है और एक वेक्टर इधर है और एक वेक्टर इधर है, दोनों विपरीत डायरेक्शन में है, तब मिनिमम होगा। और एक ही डायरेक्शन में होगा तो मैक्सिमम होगा। क्या होगा? मैक्सिमम होगा। तो हमें क्या निकालना है यहाँ पे? मैक्सिमम। मैक्सिमम अधिकतम मान बोल रहा है परिणामी बल यानी रिजल्टेंट का। मैक्सिमम रिजल्टेंट कब आ सकता है? तो मैक्सिमम रिजल्टेंट का हमने क्या देखा था कि एंगल 0 हो जाएगा। एंगल 0 हो जाएगा, तो जब एंगल 0 हो जाएगा तो सीधा वेक्टर को हम क्या करेंगे? जोड़ देते हैं। वेक्टर को जोड़ देते हैं तो 20 और 8 12 और 8 कितना हो जाएगा? 12 और प्लस 8 कितना हो जाएगा? 20। 20 न्यूटन अधिकतम का अधिकतम क्या लग सकता है? फोर्स लग सकता है। कितना? अधिकतम से अधिकतम 20 न्यूटन का बल लग सकता है। अगर न्यूनतम की बात करता, न्यूनतम रिजल्टेंट या परिणाम की बात करता, न्यूनतम माने कि मिनिमम, मिनिमम तो यहाँ पे डायरेक्ट सिंपली क्या होता? घट जाता, 12 में 8 जाता, 4 न्यूटन आ जाता, 4 न्यूटन आ जाता। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्या है दोस्तों? टाइप 2। क्या है? टाइप 2। सदिश सदिश 3i प्लस 4i, तो y अक्ष का प्रक्षेप होगा, y अक्ष का प्रक्षेप होगा। यानी कि इसका मतलब क्या है दोस्तों? देखिए कि कोई एक वेक्टर है, उसमें 3 एक्सिस, यानी कि अगर निरूपण इसका करें हम आई जे के का, तो ये 3 होता है। तो ये क्या है? एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है और ये क्या है? जेड एक्सिस है। ये क्या है? जेड एक्सिस है। तो हमने कहा दोस्तों कि जो आई होता है वो एक्स एक्सिस के लिए होता है और जो जे होता है वो वाई एक्सिस के लिए होता है। तो वाई में यहाँ पे जे तो है ही नहीं, यानी कि 0 जे होगा। और के एक्सिस के लिए कितना हो जाएगा? 4k हो जाएगा। क्या होगा? 4k। तो यहाँ पे पूछा क्या है? वाई अक्ष का प्रक्षेप क्या है? तो वाई अक्ष का 0 है। तो यहाँ पे देखिए एक्स एक्सिस का कितना हो गया? 3, वाई एक्सिस का 0 और जेड एक्सिस का कितना हो जाएगा? जेड एक्सिस का 4 हो गया। तो यहाँ पे डी नंबर का क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक बल इतना इतना द्वारा प्रदर्शित होता है, तो इस बल का परिमाण क्या है? इस बल का परिणाम, अब यानी कि परिमाण क्या है? परिमाण क्या है? तो देखिए दोस्तों, पीछे भी हमने बताया दोस्तों कि परिमाण का मतलब क्या है। परिमाण अगर निकालना हो तो सिंपली इसका क्या करते हैं, जो संख्या होता है उसको हम स्क्वायर करके रूट कर देते हैं, स्क्वायर करके रूट कर देते हैं, तो ये परिमाण निकल जाता है। ये परिमाण निकल जाता है, यानी कि 2 दूना 4, 3 तिया 9 प्लस 6 छके 36, 36 40, यानी कि 49, 49। तो इसका परिमाण कितना निकल गया? 7 यूनिट निकल गया, 7 यूनिट। बी नंबर का तो हो जाएगा आंसर। अगला क्या दोस्तों, दो सदिश इतना इतना जोड़े जाते हैं तो इन सदिशों का योग का परिमाण क्या है? इन सदिशों का योग का परिमाण क्या है? दोस्तों इसका देखिए दोस्तों कि वेक्टर ए बराबर मान लेते हैं कितना है? 4i प्लस 7 ये क्या? v, इसको मान लेते हैं v वेक्टर, तो 2i प्लस 3j। अब वेक्टर ए को जोड़ देते हैं प्लस v को जोड़ देते हैं, तो 4 आई के साथ जुड़ेगा जे जे के साथ, तो 6 4 और 2 कितना हो जाएगा? 6i प्लस 7 और 3 10j। अब इसका क्या है? ये दोनों का परिमाण पूछा है, वेक्टर ए और वेक्टर बी का परिमाण पूछा है। तो परिमाण हमने क्या बताया दोस्तों कि अब इन दोनों का वेक्टर का परिमाण क्या होगा? इन दोनों का वेक्टर का परिमाण हमने पहले बताया दोस्तों कि जो संख्या होता है उसका स्क्वायर करके जोड़ देते हैं और रूट अंडर कर देते हैं। तो 6 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर, तो 6 छक 36 और 10 हैं 100, यानी कि रूट अंडर 136। ये इसका क्या निकल के आएगा? परिमाण निकल करके आ जाएगा योग का।
अगर यहाँ पे सब्सट्रैक्ट यानी कि घटाओ तो बोलता दोस्तों, यहाँ पे घटा देते हैं, तो 4 में 2 जाता तो 2 बचता, 7 में 3 जाता तो 4 बचता, फिर इसका हम जोड़ देते हैं। ये क्या है दोस्तों, ये ग्रेजुएशन लेवल 2001 में पूछा गया है एसएससी में। अब देखिए दोस्तों, टाइप 3 का क्वेश्चन क्या है दोस्तों इसमें, ये क्वेश्चन इसमें दोस्तों अच्छा अच्छा टाइप का क्वेश्चन थोड़ा पूछा गया दोस्तों, कि संवेग ज्ञात करें। संवेग का मान क्या है, संवेग का मान क्या है, संवेग का मान क्या है, कोणीय संवेग। देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर संवेग बोलता तो मोमेंटम, संवेग बराबर क्या होता है, एम इंटू भी होता है, एम इंटू भी होता है, लेकिन कोणीय संवेग की बात किया गया है, कोणीय संवेग। तो जो कोणीय संवेग होता है या एंगुलर वेलोसिटी यानी कि एंगुलर मोमेंटम जो होता है, एंगुलर मोमेंटम या कोणीय संवेग जो होता है, कोणीय संवेग वो क्या होता है, P अपॉन आर, यानी कि P इंटू आर, P इंटू आर। तो जब भी P इंटू आर में होता है दोस्तों, तो इसका एक अलग तरीका होता है। ये 12th में दोस्तों डिटर्मिनेंट नाम का चैप्टर होता है, उसमें ये पढ़ना होता है। तो इसमें आई जे और एक क्या होता है के, आई जे के, ये तीन इस प्रकार बना लेते हैं। और आई का मान कितना है दोस्तों, पहला पहला वेक्टर का क्या है, पहला का कितना है 3 - 4 और क्या है 1 है, यानी कि ये पहला का हो गया। और दूसरा का कितना है 5 - 6 और ये 6 और ये 6। अब इसको दोस्तों गुना किया जाता है, इसको गुना करके लिखा जाता है। तो इसको गुना करके लिखने का तरीका क्या होता है दोस्तों, ये देखिए, अगर हम आई को ले रहे हैं, अगर इस आई को हम लेते हैं तो ये वाला छोड़ देंगे और ये वाला छोड़ देंगे। अगर आई को ले रहे हैं तो इसको छोड़ देंगे और इसको छोड़ देंगे, और इन दोनों को क्रॉस में गुना करेंगे, इन दोनों को गुना करके इन दोनों को घटा देंगे गुना करके। यानी कि यहाँ पे लिख देता हूँ दोस्तों, मैं डिटेल से इसको कर ही देता हूँ। यानी कि अगर मैं ऊपर से लिखता हूँ, थोड़ा यहाँ ऊपर से लिखता हूँ, अगर अगर आई को हमने लिखा, आई को ले रहा हूं, तो इन दोनों को और इन दोनों को छोड़ देते हैं, तो इसमें 6 चौके कितना हो जाएगा, 6 चौके 24। यानी कि ये अल्टरनेट गुना करेंगे, इसको और इसको गुना करके घटा देंगे, इसको गुना करके क्योंकि यहाँ माइनस पहले से घटाना होता है। लिख देता हूँ डिटेल से, -6। ये क्या दोस्तों, ये इतना आएगा आई का वैल्यू, ये आई का आएगा। सेकेंड वाला माइनस करते हैं, आई वाला प्लस, फिर जे वाला माइनस, फिर थर्ड वाला प्लस करेंगे। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा -जे, फिर इसको छोड़ देंगे और इसको छोड़ देंगे, फिर इसको 6 तिया 18 माइनस 5 एका 5, इस प्रकार हो गया। फिर प्लस के को अगर करेंगे, के का ये इसको गुना करना है ना, 6 तिया यानी कि -18, फिर यहाँ से माइनस 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 यानी कि +20 हो जाएगा, ये +20 हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ पे कितना होगा, यानी कि 24 में ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 24 में 6 जाएगा, कितना बच जाएगा 18, यानी कि -18i -18i। फिर यहाँ पे ये क्या है, माइनस है, माइनस माइनस 18 में 5 जाएगा, कितना बचेगा 13j। फिर यहाँ पे 20 में 2 जाएगा, यानी कि 20 में 18 जाएगा 2, यानी कि 2k। तो ये क्या हो गया दोस्तों, ये एंगुलर संवेग हो गया, कोणीय संवेग। अगर इसका बोलता, अगर ऐसा बोल देता कि कोणीय संवेग का परिमाण ज्ञात कीजिए, परिमाण ज्ञात कीजिए, तब इसका हम क्या करते हैं, 18 का स्क्वायर -18 का स्क्वायर, फिर -13 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर और रूट अंडर करके इसका वैल्यू निकाल देते हैं। तो यहाँ पे -18 प्लस 13 प्लस 13 तो -13, तो यहाँ पे दोस्तों प्लस तो 18 है, -13 तो है ही नहीं, यानी कि इसका आंसर डी नंबर का हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा, डी नंबर का हो जाएगा। वेक्टर इतना और इतना का क्या दोस्तों, ए बी के बीच का कौन क्या होगा, का
कौन क्या होगा, यानी कि इसमें दोस्तों एंगल निकालने के लिए बोला है। तो एंगल निकालने के लिए क्या करते हैं दोस्तों, हम लोग क्या जानते हैं, अगर एंगल निकालना हो तो पहले ए डॉट बी डॉट करेंगे, ए डॉट बी डॉट, और ए डॉट बी डॉट क्या हो जाएगा, ए डॉट बी, यानी कि ए डॉट और ये बी डॉट। ठीक है दोस्तों, अब इसका अगर हमें एंगल निकालना है तो एंगल निकालने के लिए हम क्या जानते हैं, हमारा फॉर्मूला क्या होता है, ए डॉट ए वेक्टर बी वेक्टर और कॉस थीटा, क्या है, कॉस थीटा। लेकिन यहाँ पे दोस्तों ये इसका ए का परिमाण लेना पड़ता है और यहाँ पे बी का परिमाण लेना पड़ता है, ए का परिमाण और बी का परिमाण। तो पहले ए का परिमाण निकालेंगे, तो ए का परिमाण कैसे निकालना है, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो ए का परिमाण कितना आएगा, 3 3 9 और 4 चौके 16, 16 9 25, रूट अंडर 25, 25 यानी कि 5। तो रूट यानी कि वेक्टर ए का परिमाण कितना आ गया, 5। वेक्टर ए का परिमाण कितना आ गया, 5 आ गया। फिर वेक्टर बी का परिमाण निकालना होगा, तो इसका परिमाण कितना होगा, फिर से 4 स्क्वायर प्लस -3, -3 का स्क्वायर, फिर 4 तक 16, 3 3 9 25, यानी कि बी का भी परिमाण कितना आया दोस्तों, 5 ही आया। कितना आया, 5 आ गया, 5 आ गया। अब ए बी, अब यहाँ पे ए और डॉट का बी, ए और डॉट का बी निकालना पड़ेगा। देखिए परिमाण ए का आ गया, बी का आ गया, लेकिन ए और बी का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, यानी कि ए और बी को जब गुना करेंगे तो क्या होगा, देखिएगा दोस्तों। हमने क्या कहा दोस्तों कि डॉट प्रोडक्ट में डायरेक्ट क्या करते हैं, हम इसको गुना करेंगे तो ये 4 तिया, यानी कि 4 तिया क्या होगा, आई को आई के साथ गुना करेंगे, 4 तिया 12, 4 तिया 12। लेकिन आई के, इसको बता ही देता दोस्तों, देखिए जैसे कि 3i प्लस 4j, 4j बी प्लस ये 4i माइनस 3j, इसको गुना करना है। तो जब इसको गुना करेंगे 4 तिया कितना होगा, 12। लेकिन जे के साथ जैसे गुना करेंगे तो जे के साथ 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे फिर से क्या होगा, ये 4 तिया फिर इससे 12, यानी कि ए और डॉट बी का यानी कि 0 हो गया, यानी कि जो ए डॉट बी बराबर क्या आ गया, 0। क्या आ गया, 0। यानी कि यहाँ पे लिख लेते हैं ए डॉट बी डॉट बराबर क्या आ गया, 0। ये क्या आ गया, 0। क्या आ गया दोस्तों, 0। यानी कि ए डॉट बी बराबर क्या आ गया, 0। और ए बराबर कितना है यहाँ, 5, और बी बराबर कितना आया है, ये 5। फिर ये कॉस थीटा, तो 5 5 25, तो 0/25 बराबर कॉस थीटा, यानी कि थीटा बराबर यानी कि कॉस थीटा बराबर क्या होगा, 0। कॉस थीटा बराबर क्या होगा, 0। तो जब कॉस थीटा बराबर 0 हो, इसका मतलब थीटा क्या होगा, 90 डिग्री होगा, क्योंकि कॉस 90 का मान क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पे 90 क्या होगा, आंसर हो जाएगा 90। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि अदिश सदिशों का सदिश गुणनफल, सदिशों के अदिश गुणनफल का √3 गुना हो तो सदिशों के बीच का कौन क्या होगा, सदिशों के बीच का कौन क्या होगा। यानी कि इसमें क्या बोला दोस्तों कि एक वेक्टर मान लेते हैं ए है और एक वेक्टर क्या है, बी है, क्या है, बी है। तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट जो है, यानी कि सदिश गुणनफल, तो इसको क्या बोलते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं, जो है वो √3 इंटू ये वेक्टर ए और वेक्टर बी के डॉट प्रोडक्ट के बराबर है, डॉट प्रोडक्ट के बराबर है। तो वेक्टर ए का सूत्र क्या हम लोग जानते हैं दोस्तों, ए बी, जो क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट होता है ए बी साइन थीटा होता है, और ये क्या हो जाएगा, √3 ए बी कॉस थीटा होता है, ए बी कॉस थीटा होता है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये ए बी से ए बी क्या होगा, कट जाएगा, ये साइन थीटा को कॉस थीटा को बराबर की इस पार ले आएंगे, तो साइन थीटा बटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, और यहाँ पे √3, और ये क्या हो जाएगा, टेन थीटा, साइन थीटा बराबर बटा कॉस थीटा बराबर टेन थीटा, और ये √3 और टेन थीटा, अरे कि टेन, ये √3 जब होता है तो टेन 60 का मान क्या होता है, √3 होता है। तो थीटा बराबर एंगल कितना आ गया, 60 डिग्री। तो दोस्तों यहाँ से ये डिग्री निकाल सकते हैं इस प्रकार से, इनमें से कौन सी राशि राशि सदिश नहीं है, सदिश नहीं है। तो विस्थापन सदिश है, त्वरण सदिश है, बलघन अदिश है। तो यहाँ पे शक्ति जो है दोस्तों वो क्या है, एक अदिश राशि है, वो क्या है, एक अदिश राशि है। तो ए नंबर का यहाँ पे क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा, ए नंबर का क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों हमारा टॉपिक क्या होता है, कंप्लीट होता है। अगर दोस्तों अगर वेक्टर या स्केलर चैप्टर में कोई डाउट रहा हो दोस्तों, तो कमेंट में आप क्वेश्चन पूछ लीजिएगा, मैं अगले क्लास में लेके आऊंगा,
नहीं तो दोस्तों फिर अगले क्लास का चैप्टर हम शुरू करेंगे, जो अगला क्लास चैप्टर दोस्तों शुरू करेंगे। तो आई होप दोस्तों आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर दोस्तों आप सभी को ये वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ दोस्तों शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू दोस्त, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।